ओके क्या डिस्कस कर रहे थे अपन कल के सेशन में? आई थिंक कल के सेशन में जो अपना डिस्कशन चल रहा था वो चल रहा था रिगार्डिंग मेथड्स, राइट? जहां पे अपन ने बात की थी एक्चुअली कि अगर कोई भी काम हो जो बार बार काम में आ रहा है तो ऑब्वियसली उसको हमेशा अलग अलग नहीं लिखेंगे अपन, क्योंकि अगर अपन अलग अलग लिखने जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, लेंथ ऑफ कोड बढ़ेगा, और लेंथ ऑफ कोड बढ़ेगा तो क्या डाउन होने वाली है, रीडेबिलिटी। सो उसकी वजह अपन क्या करेंगे, जो भी कोड बार बार काम में आ रहा है उस कोड को अपन एक ब्लॉक में बंद करेंगे, एक बॉक्स में बंद करेंगे, और जितनी बार उसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है हमेशा अपन उस बॉक्स को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली लेंथ ऑफ कोड कम होगा, रीडेबिलिटी बढ़ने वाली। तो इस बॉक्स को अपन क्या बोलते हैं एक्चुअली, मेथड। फिर मैंने आपको बोला था कि रियल टाइम इंडस्ट्री में जावा में आपको कोई भी टास्क इंप्लीमेंट करना है, हर एक टास्क के करस्पॉन्डिंग अपन क्या लिखना प्रेफर करेंगे, मेथड, क्योंकि उससे अपने को बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। अगर अपन ने एडवांटेज की बात की थी तो कितने एडवांटेज थी? पहली बात तो मेथड की वजह से लेंथ ऑफ कोड कम होता है, क्या इंक्रीज होगी, रीडेबिलिटी इंक्रीज होगी। दूसरा एडवांटेज अगर देखें तो इन केस कभी भी आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ा तो काफी इजी रहने वाला है, राइट? आपको पूरा जो प्रोजेक्ट है वो मेंटेन करना काफी इजी रहेगा, टेस्ट करना काफी इजी रहेगा। बहुत सारे एडवांटेज के बारे में अपन ने कल के सेशन में डिस्कस किया था, राइट? उसके बाद अपन ने देखा था जावा में मेथड लिखने का सिंटैक्स किस तरीके का है। तो फिर अपन ने फिगर आउट किया था कि एक्चुअली जावा में जब भी कोई मेथड लिखते हैं कंपलसरी हर एक मेथड का पहली बात क्या था, रिटर्न टाइप होना चाहिए, राइट? अगर कोई मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है तो उस तरीके का टाइप अपन लिखते रिटर्न टाइप में, और कुछ भी रिटर्न नहीं करना तो आप क्या लिखोगे रिटर्न टाइप में, वॉइड। लेकिन कंपलसरी क्या होना चाहिए, रिटर्न टाइप। तो यहां से एक दो क्वेश्चन भी अपन ने रेज किए थे। पहला क्वेश्चन था क्या हर एक डेटा टाइप जावा में रिटर्न टाइप होता है? तो आंसर क्या था, करेक्ट। लेकिन दूसरा, क्या हर एक रिटर्न टाइप जावा में डेटा टाइप होता है? तो आंसर नो था, क्योंकि वॉइड रिटर्न टाइप होता है लेकिन वॉइड क्या नहीं होता, डेटा टाइप नहीं होता। तो फिर अपन ने इस पर डिस्कस किया था। उसके बाद अपन ने बात की थी कि अगर अपने को हर बार मेथड कॉल करने के टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट चाहिए, अगर कस्टमाइज करना बिहेवियर, तो अपन किसके थ्रू कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। मेथड में क्या पास करवा सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। और जैसे ही अपन ने आर्ग्यूमेंट की बात की थी अपने सामने एक प्रॉब्लम आई थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज हो रहे थे हमेशा अपने को क्या करना पड़ रहा था, नई मेथड लिखनी पड़ रही थी। और हमेशा अगर अपन आर्ग्यूमेंट चेंज होते ही नई मेथड लिखने जाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, लेंथ ऑफ कोड बढ़ रहा था, और अगेन क्या डाउन हो रही थी, रीडेबिलिटी, राइट? तो उससे बचने के लिए फिर इसका जो सॉल्यूशन था वो जावा ने कौन से वर्जन में दिया, 1.5 वर्जन में। और वो सॉल्यूशन क्या था, वेरार्ग मेथड, राइट? तो कल अपन ने लास्ट किसको स्टार्ट किया था, वेरार्ग मेथड को स्टार्ट किया था, जहां पे अपन ने बात की थी कि वेरार्ग मेथड कितने भी तरीके, कितने भी आर्ग्यूमेंट ले सकता है। तो अब आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि 2 आर्ग्यूमेंट है तो एक अलग मेथड है, 3 आर्ग्यूमेंट है तो अलग मेथड है, 4 आर्ग्यूमेंट है तो अलग मेथड है। आपका वेरार्ग मेथड एक साथ कितने भी आर्ग्यूमेंट ले सकता है, 0 1 2 3। इवन अपन ने कल चला के भी देखा था, राइट? और इवन जो अपना टास्क था कि जितने भी आर्ग्यूमेंट पास करे सबका क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, अपन ने वो भी करके देखा था, राइट? तो चलो कल जो अपन ने वेरार्ग के बारे में डिस्कस किया था कल के सेशन में, देखो फ्रेशर लेवल पे मोर देन सफिशिएंट है, बट अब अपन कुछ और पॉइंट फिगर आउट करने की ट्राई करते हैं जो कि आपसे एक्सपर्ट लेवल के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, या फिर थोड़ा एक्सपीरियंस लेवल पे अप्लाई करो तो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फिर ध्यान देना क्या कुछ वो पॉइंट्स है। चलो एक बार वापस अपन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं बेसिक एग्जांपल लिखता हूं जो अपन ने कल डिस्कस किया था, और उसके बाद अपन आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिखा क्लास, क्लास का नाम सपोज करो क्या है, टेस्ट। और यहाँ पे लेट्स सपोज अभी अपन एक मेथड लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी तक आपको ये पता है कि जावा के प्रोग्राम को चलाना है तो अपने को एक मेथड लिखनी पड़ेगी, कौन सी मेथड, मेन मेथड। लेकिन अभी जस्ट विद इन हाफ एन आवर के बाद अपन यही डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं कि एक्चुअली जावा में मेन मेथड क्या होती है और कितने तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कैसे आपको टैकल करना है, राइट? ओके, फिलहाल अभी अपना जो इंटेंशन है वो वेरार्ग है, तो पहले अभी इसको इग्नोर कर दो, मेन मेथड क्या होती है नॉट। अभी आप वही ध्यान रखो, जावा का प्रोग्राम चलाना है तो अपने को कौन सी मेथड चाहिए, मेन मेथड, राइट? अभी सपोज अपन एक वेरार्ग मेथड लिखते हैं, कैसे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, लेट्स सपोज स्टैटिक वॉइड, और मेथड का नाम आप कुछ भी ले लो, लेट्स सपोज मैंने लिया m1, फाइन। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा, वेरार्ग कैसे बनाते हैं, इंट, उसके बाद क्या करने की रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका डेटा टाइप है उसके बाद एग्जैक्टली 3 डॉट, राइट? तो ये 3 डॉट ये इंडिकेशन देगा कि एक्चुअली ये जो भी आर्ग्यूमेंट है ये नॉर्मल आर्ग्यूमेंट नहीं है, कैसा आर्ग्यूमेंट है, वेरार्ग। वेरार्ग का मतलब ये इंट तरीके के कितने भी आर्ग्यूमेंट को ले सकता है, राइट? ओके, नाउ यहाँ पे एक बार इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करवाते हैं, जैसा अपन ने कल भी देखा था। लेट्स सपोज मैं प्रिंट करवाता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ, लेट्स सपोज दिस, फाइन। ओके, नाउ यहाँ पे
इसके बाद इस मेथड को कॉल करते हैं। देखो M1 मेथड किस तरीके की मेथड है, स्टैटिक। तो स्टैटिक चीजों को कॉल करने के लिए आपके पास कितने तरीके, अगर आप सेम क्लास में ही हो तो आपके पास कितने तरीके, 3। या तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, क्लास के नाम पे कर सकते हो, या फिर आप रेफरेंस वेरिएबल पे कर सकते हो। बट मैंने आपको बोला था जब भी कोई स्टैटिक चीज है तो फिर इंडस्ट्री लेवल पे रिकमेंडेड तरीका क्या होता है, आप इसको किस पे करें, क्लास के नाम पे करें, राइट। तो फिर क्लास का नाम क्या है यहाँ पे, टेस्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास का नाम टेस्ट, मेथड का नाम क्या है, M1। और देखो इसमें आप इन तरीके के कितने भी आर्गुमेंट पास करवाओ ये चल जाएगा, राइट। तो जैसे मैंने पहली बार में पास करवाया, एक भी आर्गुमेंट पास नहीं करवाया, सब कुछ, राइट। दूसरी बार मान लो मैं सेम चीज को कॉल कर रहा हूं, और दूसरी बार लेट्स से मैंने यहाँ पे 10, 20, 30, 40 कितने आर्गुमेंट पास करवाए, 4। फाइन, एक बार फ्लो देखते, ऑलरेडी आपको कल के सेशन से पता है, जस्ट मैं क्विकली रिकॉल कर रहा हूं ताकि अपन आगे के पॉइंट्स पे चल सके। तो यहाँ पे जैसे ये प्रोग्राम चलाओगे, अभी के लिए प्रोग्राम चलना कहां से स्टार्ट होगा, मेन मेथड से। तो अंदर आओ, यहां से आप किसको कॉल कर रहे हो, M1 मेथड को। फ्लो क्या होता है, M1 मेथड जो कि कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, तो आपका जो ये देखेगा M1 मेथड, क्या ये M1 मेथड कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, यस, क्योंकि वेरार का मतलब है कितने भी आर्ग्यूमेंट, तो 0 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करवा रहा, मतलब कितना आर्ग्यूमेंट पास करवा रहे हो, 0 आर्ग्यूमेंट, एंड देयर इज नो इशू विद 0 आर्ग्यूमेंट, क्योंकि दिस इज वेरार। अगर मैं ये 3 डॉट हटा देता तो फिर डेफिनेटली इस लाइन पे क्या आती, एरर, क्योंकि फिर इसको एक कंपलसरी आर्ग्यूमेंट चाहिए, और यहां से आप 0 आर्ग्यूमेंट पास करवाओगे तो क्या आने वाली है, एरर। यही प्रॉब्लम थी नॉर्मल मेथड के साथ, इसी को सॉल्व करने के लिए कौन आया है, वेरार। तो फिर इससे ये चल जाएगा तो अंदर आके क्या प्रिंट हो जाएगा, CSD। उसके बाद ये मेथड क्या हो जाएगा, खत्म, वापस कंट्रोल उल्टा यहाँ पे। अब अगला वापस से यहाँ से क्या कॉल होगा, M1 मेथड। कितना आर्ग्यूमेंट आपने पास करवाया, 4 आर्ग्यूमेंट। क्या ये वाला चल जाएगा, यस, कोई इशू नहीं है, क्योंकि कितने भी पास करवाओ देयर इज नो इशू, फाइन। तो फिर अगेन ये चल जाएगा, अंदर आएगा तो क्या प्रिंट होगा, CSD। उसके बाद ये मेथड खत्म, कंट्रोल यहाँ पे, नीचे कुछ है नहीं, मतलब आपका प्रोग्राम खत्म। तो अगर इसको चलाओगे तो आउटपुट क्या आने वाला है, CSD। ऑलरेडी अपन सेम प्रोग्राम कल भी चला के अपन ने देखा था। जस्ट मैं आपको ये इंडिकेशन देना चाह रहा हूं कि देखो ये जो मेथड है, इसमें ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये नॉर्मल आर्ग्यूमेंट नहीं, कैसा आर्ग्यूमेंट है, वेरार। और वेरार मतलब एक्चुअली इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, M1 मेथड जो कि इंट तरीके के कितने भी आर्ग्यूमेंट ले सकती है, ये M1 मेथड जिसमें इंट वेरार आर्ग्यूमेंट है, बात सेम ही। इंट वेरार आर्ग्यूमेंट मतलब कितने भी इंट तरीके के आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आ सकते हैं, राइट। तो चलो अभी फिलहाल तो इस पे तो कोई डाउट होगा नहीं, ये तो एक तरीके से रिकॉल था। अब अपन एक्चुअली आज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, आज के पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फाइन। तो ऑब्जेक्ट हियर, अब क्या देखने की रिक्वायरमेंट है अपने को, यहाँ पे आराम से देखना। पहली बात देखो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी अगर आप चलाओगे तो 2 बार CSD प्रिंट होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। एक बार चलो चला के देख लेते हैं, लेट मी ओपन द टर्मिनल। इवन आज के सेशन में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अब आप क्या डाउनलोड कर सकते हो, और किस तरीके से आप भी प्रोग्राम को आप चला के देख सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है अब आप सिंटेक्स के साथ फेमिलियर हो चुके हो, कैसे चल रही चीजें, तो फिर अब आप खुद से चला के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख सकते हो। यहाँ पे देखो मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइलेशन इज फाइन, कोई दिक्कत है नहीं। रन करते अपन प्रोग्राम को, जावा एंड देन क्लास का नाम। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, CSD कितनी बार आ रहा है, 2 बार, राइट। ओके, नाउ देखो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ बहुत नॉर्मल सा, सपोज करो मैं इसको कॉल कर रहा हूं इस तरीके से कुछ, आप मेरे को बताना इस केस में क्या आउटपुट आएगा। मान लो मैंने पास करवाया 10.5, एक आर्ग्यूमेंट मैंने पास करवाया, राइट। वो आर्ग्यूमेंट किस तरीके का है, देखो एक बात ध्यान रखना, अगर आप ऐसे पास करते हो, कोई नंबर पास करते हो जिस नंबर में कोई डेसिमल नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जावा इस नंबर को क्या ट्रीट करता है, इंट। नंबर विदाउट डेसिमल मतलब क्या ट्रीट होने वाला है, इंट। और अगर इस नंबर में आपने डेसिमल लगा लिया तो जावा बाय डिफॉल्ट इसको क्या ट्रीट करता है, डबल, राइट। तो अभी ये जो 10.5 आपने पास करवाया है, ये किस तरीके का आर्ग्यूमेंट है, डबल तरीके का। तो क्या आउटपुट होने वाला है इस केस में, चलेगा, एरर आएगी या एनीथिंग एल्स? ऑब्वियसली यहां से फ्लो कैसे चलेगा, इसको क्या चाहिए, M1 मेथड जो कि कैसा आर्ग्यूमेंट ले रही हो, डबल। क्या यहाँ पे ये मेथड लग सकता है इसके लिए, नहीं, क्योंकि ये M1 मेथड है जो इंट तरीके के कितने भी आर्ग्यूमेंट ले सकता है, लेकिन डबल नहीं ले सकता। तो वेरार का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई से भी टाइप का ले लेगा, नहीं, वेरार का मतलब ये है कि जिस तरीके का वेरार का आपने बना रखा है उस तरीके के ये कितने भी आर्ग्यूमेंट ले लेगा। मतलब वेरार किस पे चलता है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पे, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट पे नहीं चलता। वेरार का मतलब ये नहीं बोल रहे कि किसी भी टाइप का ले लेगा, नो।
वेरार का मतलब ये है कि इंट तरीके के कितने भी आर्ग्यूमेंट ले लेगा। अगर मान लो आपने यहाँ पे इंट की जगह डबल लिखा होता तो क्या मतलब होता, ये डबल तरीके के कितने भी आर्ग्यूमेंट ले सकता है। तो वेरार हमेशा किस पे चलता है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो लाइन नंबर 9 है उसमें क्या आने वाली है, एरर। फाइन, जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर आप इसको चला के देखोगे, लेट मी कंपाइल, तो जैसे आप इसको कंपाइल करने की ट्राई करोगे, ये बोलेगा कि मेरे को ऐसी कोई मेथड मिली नहीं, मेरे को क्या चाहिए था एक्चुअली, मेरे को चाहिए था m1 जो कि कौन सा आर्गुमेंट ले, डबल आर्गुमेंट, लेकिन इसको ऐसी कोई मेथड मिल नहीं रही, राइट। तो फिर ये क्या देगा, एरर। तो ध्यान रखना, वेरार मतलब नंबर ऑफ आर्गुमेंट, इंट तरीके के कितने भी आर्गुमेंट ले सकता, बट इंट के अलावा अगर कोई आर्गुमेंट पास करवाओगे तो फिर क्या देगा ये, एरर। फाइन, तो एक एग्जांपल लिख लीजिए आप, मेंशन दिस एग्जांपल में फर्स्ट करके, उसके बाद मैं आपको कुछ 2-4 क्वेश्चन और पुट अप करता हूं। पहले आप इसको मेंशन करिए एग्जांपल फर्स्ट। तो ऑब्वियसली इस केस में लाइन नंबर 9 पे क्या आने वाली, एरर। रीजन आपको पता है क्योंकि आप पास करवा रहे हो 10.5 विच इज डबल। ओके फाइन, नेक्स्ट चलो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप लोगों को बताना उस केस में क्या आउटपुट आएगा। देखो अभी जो आपको ये आर्गुमेंट दिख रहा है लाइन नंबर 3 पे, ये क्या किस तरीके का आर्गुमेंट है, इंट तरीके का वेरार आर्गुमेंट है, राइट। ओके, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यहाँ पे मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं करवाया, या फिर मैंने एक आर्गुमेंट, 2 आर्गुमेंट, 3 आर्गुमेंट कितने भी पास करवाए तो ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो इवन मैं लास्ट में ऐसा भी लिखता हूँ, टेस्ट डॉट m1 ऑफ 10, देखो कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये इंट तरीके के कितने भी आर्गुमेंट ले सकता है। तो आपने यहाँ पे एक भी पास नहीं करवाया, ठीक है, आपने यहाँ पे इंट तरीके कितने आर्गुमेंट पास करवाए, 3, ठीक है, आपने यहाँ पे इंट तरीके कितने आर्गुमेंट पास करवाए, 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ अगेन, देखो थोड़ा सा मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा हूँ सो दैट आप किसी भी लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट कर सके। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ये जो आर्गुमेंट है ये कैसा आर्गुमेंट है, नॉर्मल आर्गुमेंट, और ये जो आर्गुमेंट है वो कैसा आर्गुमेंट है, वेरार्ग आर्गुमेंट। तो क्या अपन नॉर्मल आर्गुमेंट और वेरार्ग आर्गुमेंट को एक साथ मिक्स कर सकते हैं या नहीं, अगर कर सकते हैं तो मेरे को आप बताओ, लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 11 क्या आउटपुट आएगा इस केस में। तो आराम से सोचो, कोई जस्ट खाली आपको सोचना है कि किस तरीके से ये चलेगा, बाकी फ्लो वही है। तो आराम से देखना फ्लो क्या है इसका, एक बार देखते अपन, m1 मेथड कॉल हुई, कुछ भी पास नहीं करवा रहे, पहली बार जब m1 मेथड कॉल हुई कुछ भी पास नहीं करवा रहे हो, तो देखो कुछ भी पास नहीं करवाओगे मतलब ना तो इसको कुछ मिलेगा ना इसको कुछ मिलेगा। देखो पीछे वाले को कुछ नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आगे वाले को कुछ नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है, नॉर्मल।
अब नॉर्मल आर्ग्यूमेंट मतलब इसको कंपलसरी एक वैल्यू चाहिए, ये जीरो भी मिलेगा तो चलेगा क्योंकि वेरार मतलब इवन जीरो आर्ग्यूमेंट भी चलेंगे इसको, बट ये नॉर्मल है मतलब कंपलसरी एक वैल्यू तो चाहिए। तो जब इसको नहीं मिलेगा तो देयर इज अ प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। किसकी वजह से एरर आने वाली, लाइन नंबर 9 की वजह से, क्योंकि इसमें इस नॉर्मल आर्ग्यूमेंट को भी कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, अगर यहाँ पे आप चला के देखोगे लाइन नंबर 9 डेफिनेटली आपको एरर थ्रो करने वाला है। जस्ट लेट मी क्लियर द कंसोल, और यहाँ पे अगर जैसे कंपाइल करोगे लाइन नंबर 9 विल गोइंग टू थ्रो द एरर। ये देखो लाइन नंबर 9 पे जहां पे आप जस्ट M1 में एक भी आर्गुमेंट पास नहीं करवा रहे हो, वहां पे आपको क्या दिख रहा है, एरर दिख रही है, राइट। सो जस्ट थोड़ा सा और चेंज करते हैं अपन। अगर मैं लाइन नंबर 9 को हटा दूं, अब अगर मैं लाइन नंबर 9 को हटा देता हूं, अब जो बाकी बची हुई दो लाइनें, क्या इनकी वजह से कोई एरर आएगी या फिर सही चल जाएगा? अभी वो अगर आप अभी देखो इसको, तो कितना आर्गुमेंट आप पास करवा रहे हो, 3। जो आपने पहला आर्गुमेंट पास करवाया वो किसको मिल जाएगा, y को, तो y को कितना मिल गया, 10। और बाकी के जितने भी बच गए वो किसको मिल जाएगा, x को। तो देखो y को 1 चाहिए था, क्या इसको मिल गया, यस। x को कितने भी मिलेगा तो चलेगा, इसको तो कोई दिक्कत है नहीं। तो पीछे बचे कितने, 2, इसको 2 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 मिलो, 0 मिलो, तो इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो मेथड चलेगा, और चलेगा तो इसकी वजह से क्या प्रिंट होगा, CST। देखो यहाँ पे इस लाइन को देखते हैं, इस लाइन को देखोगे, ऐसे अगर कॉल करोगे आप कितना पास करवा रहे हो, 1, 10। किसको मिल जाएगा, पहले वाले को, तो पहले वाले को कितना मिल गया, 10। उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो दूसरे वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा, इसको कितने आर्गुमेंट मिलेंगे, 0। इसको चल जाएगा 0 से, यस, क्योंकि ये तो वेरार के 0 भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब दोनों में से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो अगेन यहाँ से भी चल जाएगा, यहाँ से भी क्या प्रिंट होगा, CST। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, अगर इसको चलाओगे तो दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले वाले में इशू ये था, अगर नॉर्मल आर्ग्यूमेंट को वैल्यू नहीं मिलेगी तो इशू, राइट। अगर नॉर्मल आर्ग्यूमेंट को वैल्यू मिल जाती है तो फिर कोई इशू नहीं। जस्ट लेट मी क्लियर द कंसोल। एक बार अगर अपन चलाए, इस बार देखो कोई एरर आपको दिखेगी नहीं, और इस बार अगर अपन इसको रन करवाए, तो फिर 2 बार आपको CST देखने को मिलेगा, दोनों ही केस में प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो जस्ट यहाँ पे चलो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या अपन नॉर्मल आर्गुमेंट और वेराग आर्गुमेंट को मिक्स कर सकते हैं, क्या आंसर होगा, यस अपन कर सकते हैं, राइट। चलो मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं, आप मेरे को बताना इस केस में क्या आउटपुट आएगा। लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 10, दो चीजें लिखी हुई है आपके पास, दोनों में से कौन सी लाइन पे एरर आएगी, या फिर दोनों लाइन पे एरर आएगी, या किसी लाइन पे एरर नहीं आएगी। देखो अगेन प्रॉब्लम वही है, बस खाली आप चीज को समझे। यहाँ पे एक ही बात मैं बोल रहा हूं आपसे, अगर वेराग आर्गुमेंट को कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नॉर्मल आर्गुमेंट को वैल्यू नहीं मिलती है तो वो क्या देने वाला, आपको एरर देने वाला, राइट। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे आप देखोगे, अगर फ्लो के अकॉर्डिंग अगर अपन चले, तो फिर यहां से आप कितने पास करवा रहे हो, 3 वैल्यू। वो कितने भी पास करवाओ इसको यही रख लेगा, क्योंकि ये तो कितने भी रख सकता है। तो आपने 3 पास करवाए, तीनों के तीनों कौन रख देगा, ये, क्योंकि पहले आपने इसको लिखा है। जब तीनों के तीनों इसने रख लिए तो फिर क्या इस x को कोई वैल्यू मिलेगी, नहीं। और अगर x को कोई वैल्यू नहीं मिलती है, x कौन सा आर्ग्यूमेंट है, नॉर्मल। अगर नॉर्मल आर्ग्यूमेंट को कोई वैल्यू नहीं मिलती, क्या इसका काम चल जाएगा, नहीं। तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। तो फिर यहाँ पे लाइन नंबर 9 पे 100% क्या आने वाली है, एरर। अगर इवन आप लाइन नंबर 10 देखोगे तो आप कितना पास करवा रहे हो, 1। तो कितना भी करवाओ पहले वाला ही रख लेगा। क्या अगेन दूसरे वाले को मिलने वाला है, नहीं। नहीं मिलेगा तो अगेन नॉर्मल आर्ग्यूमेंट को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो अगेन क्या आने वाली है, एरर। दोनों ही लाइन पे क्या आने वाली है, एरर। तो अब देखो आपका आंसर क्या होना चाहिए, अगर पूछे क्या अपन नॉर्मल आर्ग्यूमेंट और वेराग आर्ग्यूमेंट को मिक्स कर सकते हैं, तो आंसर ये होगा, मिक्स कर तो सकते हो, लेकिन उस केस में नॉर्मल आर्ग्यूमेंट कहां पे होना चाहिए, पहले, और वेरार कहां पे होना चाहिए, लास्ट में। क्योंकि अगर गलती से आपने वेरार को पहले लिख दिया तो फिर तो जितने पास करवाओगे सारे के सारे वही रख लेगा, फिर तो कोई चांस ही नहीं है कि वैल्यू किसको मिले, नॉर्मल को। और अगर नॉर्मल को वैल्यू नहीं मिलती है तो नॉर्मल आपको क्या देने वाला है, एरर। तो फिर अब इसका फुल प्रूफ आंसर ये है कि मिक्स कर सकते हो, लेकिन वेरार को कहां पे रखना पड़ेगा, लास्ट में। जैसे इस बार देखो आप कंपाइल करोगे, दोनों की दोनों लाइन पे एरर है, 9 पे भी एरर है, और 1 सेकेंड पहले तो आप शायद यहाँ पे
या ऑब्वियसली लाइन नंबर 3 पे ही एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ऐसा आप कर ही नहीं सकते कि वेरार को पहले रखो और नॉर्मल को क्या रखो बाद में, क्योंकि ऐसा करते ही ये प्रॉब्लमेटिक है। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक क्यों है, क्योंकि अगर आपने वेरार पहले लिखा तो नॉर्मल को कभी कुछ वैल्यू नहीं मिलने वाली, राइट। जस्ट एक पॉइंट देखो एंड कीप इट इंपॉर्टेंट एट हायर लेवल, पॉइंट मेंशन करिए आप एक, we can mix normal argument with Verarg argument, we can mix normal argument with Verarg argument, we can mix normal argument with Verarg argument, but in this case Verarg argument should come at last. Verarg argument should come at last. We can mix normal argument with Verarg argument, but in this case Verarg argument should come at last. Otherwise we will get error. We can mix normal argument with Verarg argument, but in this case Verarg argument should come at last. Otherwise we will get error. तो यहाँ पे आप पहला तो ये एग्जांपल मेंशन करिए, ये वाला फाइन, और इसमें मेंशन करना आप इसको 3 तरीके से कॉल कर रहे हैं अपन। तो इसका आउटपुट आपको पता, लाइन नंबर 9 की वजह से क्या आएगी, एरर। और अगर आप लाइन नंबर 9 हटा देते तो 10 और 11 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की वजह से चलेगा और आउटपुट क्या आएगा, CST, राइट। तो ये जो पहला एग्जांपल था जो अपन ने डिस्कस किया था वो ये वाला, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर ले। सो अगेन आप याद करने की ट्राई मत करिए, आप रिलेट करिए। जस्ट सिंपल चीज ये है, नॉर्मल आर्गुमेंट को वैल्यू चाहिए, अगर नॉर्मल आर्गुमेंट को वैल्यू नहीं मिलती है तो फिर वो एरर देगा। तो बस उसके अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। फाइन, यहाँ पे अगर आप ऐसे चलाओगे तो फिर एरर आएगी, कौन सी लाइन पे, लाइन नंबर 9 पे। और अगर आप लाइन नंबर 9 को हटा देते हो तो फिर दोनों केस में सही चल जाएगा, दोनों केस में CST प्रिंट होने वाला। फाइन, ओके। देखो नेक्स्ट आप आराम से देखना, यहाँ पे नेक्स्ट जस्ट इसको थोड़ा सा चेंज कर देना कि अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज ये पहले वाले को वैराग बना देता हूँ, दूसरे वाले को अगर मैं नॉर्मल रहने देता हूँ, राइट, तो फिर क्या होने वाला है। अब तो डजंट मैटर आप कैसे कॉल कर रहे हो, क्योंकि पहले ऐसा लिखते ही एरर आ जाएगी, लाइन नंबर 3 पे ही एरर आ जाएगी, क्योंकि इस मेथड को किसी भी तरीके से आप कॉल कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप किसी भी तरीके से कॉल करोगे इसको कभी वैल्यू नहीं मिलने वाली, और जब इसको कभी वैल्यू नहीं मिलने वाली है तो उसको लिखने का कोई सेंस है नहीं, और तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। फाइन, तो ये तो ऐसा करते ही एरर आ जाएगी, कैसे कॉल कर रहे हो क्या कर रहे हो वो तो सेकेंडरी चीज है। तो ऑब्वियसली आप वेरार और नॉर्मल को मिक्स करें तो वेरार को पहले नहीं रख सकते।
फाइन, तो अगर आपने ऐसा किया तो ऑब्वियसली फिर तो हर एक केस में एरर आएगी। चलो नेक्स्ट एक ट्रिक मैं आपसे पूछता हूँ, आप थोड़ा सोच के मेरे को आंसर करना कि उस केस में क्या होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है, लेट्स सपोज ये काम करते हैं अपन ने, पहले वाले को भी वैराग बना दिया और दूसरे वाले को भी वैराग बना दिया। अब मेरे को बताओ यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, थोड़ा सोच के बताना आराम से, क्या तीनों केस में चल जाएगा या फिर एरर आने वाली है। चल जाएगा ना, क्योंकि क्या दिक्कत है, देखो यहाँ पे ऑब्वियसली अपन ने अब तक जो बात की उसके अकॉर्डिंग क्या है कि नॉर्मल आर्ग्यूमेंट को वैल्यू मिलनी चाहिए, दैट्स अ सीन। वैराग आर्ग्यूमेंट को 0 भी मिलेगा तो चलेगा। आराम से देखना, पहले वाले केस में आप कॉल करोगे क्या होगा, कुछ भी पास नहीं करवा रहे हो, मतलब पहले वाले आर्ग्यूमेंट को भी कितना मिलेगा, 0 0, मतलब एक भी कुछ भी नहीं मिलेगा, इसको भी कुछ भी नहीं मिलेगा, दोनों को चल जाएगा क्योंकि वैराग गया तो इवन 0 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी चल जाएंगे। ठीक है, तो अंदर आएगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, CSD। दूसरे वाले केस में देखना, आप कितना पास करवा रहे हो, 3 आर्ग्यूमेंट पास करवा रहे हो, आप जितने भी करवाओगे सबको कौन रख देगा, पहले वाला ही रख लेगा, क्योंकि पहले वाला कितने भी आर्ग्यूमेंट रख सकता है, तो तीनों के तीनों कौन रख लेगा, पहले वाला। दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 0 आर्ग्यूमेंट्स, काम चल जाएगा दूसरे वाले का। हाँ, क्योंकि कैसा है वैराग, वैराग को 0 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी चलेंगे, राइट। तो फिर अंदर आएगा क्या प्रिंट हो जाएगा, CSD। देखो तीसरे वाले केस में देखते, आप कितने आर्ग्यूमेंट पास करवा रहे हो, एक, कौन रख लेगा, पहले वाला, तो फिर दूसरे वाले को कितना आर्गुमेंट मिलने वाले, 0। दूसरे वाला कैसा है वैराग, तो क्या 0 आर्गुमेंट से काम चल जाएगा, यस। तो अंदर आएगा तो क्या प्रिंट होगा, CSD। मतलब तीनों ही केस में, पहले वाले केस में भी चलेगा CSD प्रिंट होगा, दूसरे वाले केस में भी चलेगा CSD प्रिंट होगा, तीसरे वाले केस में भी चलेगा CSD प्रिंट होगा। अगर इस तरीके से कुछ दिमाग चला रहे हो तो दिस इज रॉन्ग, फाइन। जो भी ये मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया ना, ये गलत है, और ये गलत इसलिए है क्योंकि पता है इस अप्रोच में दिक्कत ये है कि जो पीछे वाला आपने वैराग लिखा है ना, इसको हमेशा कितना मिलेगा, 0 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ही मिलने वाले हैं। जब इसको हमेशा 0 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ही मिलने वाले हैं तो क्या इसको लिखने का कोई सेंस है, नहीं। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, जितने भी पास करवाओगे उसको सबको कौन रख लेगा, यही रख लेगा। जब सबको यही रख लेगा तो इसको तो हमेशा 0 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ही मिलने वाला, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी आर्ग्यूमेंट इसके पास आए। जब कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी आर्ग्यूमेंट इसके पास आए तो फिर इसको लिखी क्यों रहे, क्योंकि ऑब्वियसली वैराग का रूल होता है कि वो 0 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी ले सकता है। लेकिन अब जैसे पहले वाले को देखो, ये 0 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ले सकता है, लेकिन चांस है कि इसके पास 0 से ज्यादा भी आर्ग्यूमेंट आ सकते हैं। जैसे देखो पहले वाले केस में इसके पास कितने आर्ग्यूमेंट आएंगे, 0, इसके पास कितना आएंगे, 0। दूसरे वाले केस में इसके पास कितना आएंगे, 3, इसके पास कितना आएंगे, 0। तीसरे वाले केस में इसके पास कितना आएगा, 1, इसके पास कितना आएगा, 0। देखो पहले वाले के पास 0 आ सकता है, लेकिन चांस है कि 0 से ज्यादा भी आ सकते हैं, राइट। लेकिन दूसरे वाले के पास तो हमेशा ही क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला, कोई चांस ही नहीं है कि 0 से ज्यादा है। जब कोई चांस ही नहीं 0 से ज्यादा है मतलब ये तो यूजलेस है, राइट। और यूजलेस है तो उसको लिखने का कोई सेंस है नहीं, एंड दैट्स व्हाई ऐसा करने की ट्राई की ना, तो लाइन नंबर 3 पे ही जावा क्या देगा, एरर। तो सिंपल सा रूल ध्यान में रखो, अगर वैराग आर्गुमेंट है तो वो सबसे लास्ट में आना चाहिए, फाइन। तो फिर इस वाले की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं है, वैराग आर्गुमेंट कहां पे आ रहा है, लास्ट में, लेकिन ये वैराग आर्गुमेंट पहले आ रहा है तो क्या होगा, प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर पीछे नॉर्मल आर्गुमेंट होता तब तो उसको नहीं मिलेगा तो वैसे ही एरर दे देगा, लेकिन पीछे वैराग है तो इसको कभी कुछ नहीं मिलेगा, और जब कभी कुछ नहीं मिलेगा तो इसको लिखने का कोई सेंस है नहीं, और उस वजह से क्या आने वाली है, एरर। तो फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो, और यहाँ पे देखो लाइन नंबर 3 पे ऑब्वियसली एरर आने वाली है, जस्ट ऑब्जर्व, जैसे आप चलाओगे लाइन नंबर 3 विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव द एरर, फाइन। जस्ट राइट इट डाउन, एक पॉइंट और लिखिए, in a single java method, there cannot be, in a single java method there cannot be more than one vararg parameter, there cannot be more than one vararg parameter, there cannot be more than one vararg argument. In a single java method there cannot be more than one vararg argument. In a single java method there cannot be more than one vararg argument. तो ऑब्वियसली ऐसा लिखते ही एरर आ जाएगी, तो आप इस एग्जांपल को मेंशन करिए, ये वाली लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कैसे कर रहे हो उससे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसा लिखते ही ऑब्वियसली एरर आ जाएगी। ऐसा लिखते ही ये बोलेगा कि पीछे वाले को लिखने का कोई सेंस है ही नहीं, क्योंकि इसके पास कभी कोई वैल्यू मिल ही नहीं सकती। तो ऑब्वियसली लाइन नंबर 3 पे क्या आ जाएगी, एरर। तो इतना सही आप लिख सकते हो,
जैसे आप चलाने की ट्राई करोगे, इसको कंपाइल करने की ट्राई करोगे, देयर विल बी एरर। फाइन, देखो मैं क्यों मैंने अभी आपको बोला कि ये जो पॉइंट अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत हाई लेवल के इंटरव्यू में जाओ तो आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर थोड़ा एक्सपीरियंस लेवल पे जाओ तो पूछे जा सकते हैं। फ्रेशर लेवल पे आपको आंसर कैसे करना है कि आपसे पूछे जाए वो भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। मैं इसलिए इनको उस कैटेगरी में डाल रहा हूँ, इसलिए उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं क्योंकि यहाँ पे आप रट के काम नहीं कर सकते। मान लो आपने वैराग देखा और आपने एक चीज रट ली कि वैराग कितने भी आर्ग्यूमेंट ले सकता है, इवन 0 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होगा तो भी इसका काम चल जाएगा। तो फिर अगर मैं ये क्वेश्चन रेज करूं तो आपके पास आंसर होगा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली आप चीजों को नहीं सोच पा रहे हो, राइट। वो ऑब्वियसली आप उसी थ्योरी पे जाओगे कि वैराग में 0 आर्ग्यूमेंट होगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब आप सोचोगे तो वैराग 0 आर्ग्यूमेंट ले सकता, कोई इशू नहीं है, बट अगर हमेशा ही 0 मिले तो फिर तो उसका कोई सेंस है ही नहीं, राइट। क्योंकि हमेशा ही 0 मिल रहा है तो लिख ही क्यों रहे हो, फिर तो इसको लिखो नहीं लिखो बात बराबर ही आपके लिए। तो अगर बात बराबर ही है तो फिर ये एक्स्ट्रा लिखने का कोई सेंस नहीं है, और उसके केस में क्या आने वाली है, एरर। तो फिर जितना ज्यादा इंटरनली आप सोच पाओगे उतना ही एक्चुअली जो हाई लेवल के इंटरव्यू होते हैं उसी पे डिपेंड होते हैं कि आप सोच कितना पा रहे हो, आप इंस्टेंटली कितनी चीजों को सोच पा रहे हो, आप कितनी चीजों को याद कर पा रहे हो, वो मैटर नहीं करता एक्चुअली, राइट। चलो एक और मैं क्वेश्चन रेज करता हूं, आप मेरे को उसका आंसर करना। चलो इन केस अगर मैं ऐसा करूं, लेट्स से यहां पे राइट, ओके, सपोज मैंने मान लो इसको इस तरीके से लिखा, ओके, यहाँ पे सपोज मैंने इसको इस तरीके से लिखा और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कॉल कर रहा हूं, आप लोगों को बताना इस केस में क्या आउटपुट आएगा। जैसे अगर इसको चलाने की ट्राई करें, अब वेदर ये चल जाएगा या फिर अभी भी कोई इश्यू है इसको। अभी मैंने क्या किया ना, दो वैराग आर्गुमेंट तो मैंने लिए हैं। पहला वैराग आर्गुमेंट कौन सा है, इंट, और दूसरा जो वैराग आर्गुमेंट है वो कौन सा टाइप का है, डबल टाइप का, राइट। पिछले अब तक हमेशा अपन सेम टाइप के ले रहे थे, अब थोड़ा मैंने इसको अलग अलग कर लिया। तो अभी कोई इश्यू है, अभी बिल्कुल फाइन है, ये चल जाएगा, कोई दिक्कत। या फिर चलो पहले इतना इन्वॉल्व नहीं होते, पहले ऐसा इसको ऐसा समझ लेते हैं, आप ऐसे कर लो पहले। अभी अगर अपन देखें इस वाले एग्जांपल को, बाद में उस पे जाएंगे, पहले आप इस वाले एग्जांपल को देखो, क्या ये सही है या फिर कुछ प्रॉब्लम है इसमें। देखो ऑब्वियसली यहाँ पे किस तरीके से फ्लो चल रहा है। देखो अगर फ्लो की बात करें अपन तो फिर यहाँ से ये M1 मेथड कॉल हुआ, राइट। पहले आपने क्या पास करवाया, 10 और 20, राइट। ये दोनों कैसे हैं, इंट, तो ये दोनों को कौन रख लेगा, ये, क्योंकि ये वैराग है, ये कितने भी आर्ग्यूमेंट को रख सकता है, राइट। तो ये दोनों को ये रख लिया, इसको ये नहीं रख पाएगा क्योंकि ये कैसा है, डबल, और डबल को ये नहीं रख सकता क्योंकि इसका मतलब क्या, इंट तरीके के कितने भी आर्ग्यूमेंट ले सकता है। तो फिर ये बच गया, और जो बच गया वो किसमें जाएगा, दूसरे वाले में। तो इसका मतलब इसको कितना मिल गया, 10.5, इसको कितने आर्ग्यूमेंट मिल गए, 2 आर्ग्यूमेंट। क्या इसका काम चल गया, यस। क्या इसका काम भी चल गया, यस। इसको एक वैल्यू चाहिए थी, एक वैल्यू मिल गई, राइट। तो इसका मतलब ये चलेगा और ये चलेगा, तो फिर आउटपुट क्या प्रिंट होगा, CSD। अगेन अगर सोचने का तरीका ये है ना, दिस इज रॉन्ग। अगेन यहाँ पे लाइन नंबर 3 क्या होने वाला है, एरर, राइट। क्योंकि मुझे पता आपने ये फिगर आउट करके बोला होगा कि ये चल जाएगा और ये चलने वाला, राइट, बट ये एरर देगा। द रीजन इज प्रीटी सिंपल। अभी देखो आपको कितना कॉम्प्लेक्सिटी फेस करनी पड़ रही है। देखो आराम से देखो, पहले आप चाहते हो कि जावा ये चेक करे कि भाई ये इंटीजर तरीके के हैं तो कौन रख लेगा, ये बच गया तो पीछे डबल है तो कौन रख लेगा, ये। अभी तो खाली कितना आर्ग्यूमेंट आपने ले रखे हैं, 2, बट सपोज करो ये 10 आर्ग्यूमेंट होते और यहां से अगर आप पास करवा दो, सपोज मान लो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया ऐसा, इस केस में क्या होगा, फिर आप बोलोगे कि 10, 20 और 30 ये तीनों इन टाइप के, तो कौन रख लेगा, ये वाला। और एक बच गया डबल टाइप का, उसको कौन रख लेगा, ये वाला। बट ऐसे होगा नहीं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली, क्योंकि अगर ये 4-5 आर्ग्यूमेंट होते, कितना फिगर आउट करना पड़ेगा, इस पूरे में से इंट कौन से, उसको दो, फिर उसमें वो कौन सा है, इसको दो, देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन।
राइट। इसीलिए ये स्ट्रिक्टली ब्लॉक कर रखा, क्योंकि इतनी चीजें अगर आपका जावा चेक करने जाएगा तो फिर चलने में क्या लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, क्योंकि इतना फिगर आउट करना है कि इसमें सारे वो कौन से इसमें डालो, इसमें सारे वो कौन से इसमें डालो, तो इसको चलने में ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर चलने में ज्यादा टाइम लगेगा तो परफॉर्मेंस क्या होने वाली है, डाउन। इसीलिए इन्होंने इतने कंफ्यूजन से बचने के लिए इसको ब्लॉक कर रखा है, और सिंपल एक रूल फॉर्मेट में इंप्लीमेंटेड है कि वेदर किस टाइप का है ये मैटर नहीं करता, अगर आप वेराज आर्गुमेंट लिख रहे हो तो वो कहां पे होना चाहिए, सबसे लास्ट में, राइट। अगर आपने पहले लिखने की ट्राई की तो फिर ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। फाइन, डजंट मैटर कि उसका टाइप कौन सा है, आगे वाले का टाइप कौन सा है, वेरार्क है तो सबसे लास्ट में आएगा, अगर पहले आ रहा तो क्या होगा, एरर। क्योंकि अगर ये टाइप वाइप के बेसिस पे देखने जाएगा ना, देयर विल लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और अगर टाइम लगेगा तो परफॉर्मेंस क्या होगी, डाउन होगी। दैट्स व्हाई दिस इज ब्लॉक, ये स्ट्रिक्टली ब्लॉक कर रखा है इन्होंने। तो अगर आप यहाँ पे चलाने की ट्राई करोगे ना तो लाइन नंबर 3 जो है वो आपको अगेन एरर देने वाला है, वो सेम आपका जो वेराग आर्गुमेंट है वो पहले हो नहीं सकता, राइट। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे मैं कंसोल को क्लियर करूं और इसको चला के बताऊं आपको, देयर विल बी डेफिनेटली एरर, देयर विल बी डेफिनेटली एरर एट व्हाट, लाइन नंबर 3। फाइन, तो फिर मेंशन कर लो आप, इवन चलो पहले एक ये भी बताओ मेरे को, चलो अगर मैंने ऐसा किया तो अगेन कुछ नई चीज नहीं है, अगेन बात वही है ना, मैंने इसको बोला है ना कि कंफ्यूजन से अवॉइड करने के लिए एक सिंपल चीज है, क्या, वेराग आर्गुमेंट कहां पे होना चाहिए, सबसे लास्ट में। तो फिर अगर वेराग आर्गुमेंट सबसे लास्ट में होना चाहिए तो इस वाले को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट प्रॉब्लम किसको है, इस वाले को, क्योंकि ये पहले है, तो अगेन क्या आने वाली है, एरर। इसीलिए इसको सिंपल उस फॉर्मेट में आप देखें कि अगर आप नॉर्मल और वेराग आर्गुमेंट को मिक्स कर रहे हो तो वेराग आर्गुमेंट कहां पे होना चाहिए, सबसे लास्ट में, कोई मैटर नहीं करेगा कौन सा टाइप का या क्या है, राइट। क्योंकि सेम टाइप का हुआ तो पीछे वाले को कोई वैल्यू मिलने ही नहीं वाली, डिफरेंट टाइप में वैल्यू मिल सकती है लेकिन उसके लिए बहुत सारी चेकिंग करनी पड़ेगी, और इतनी चेकिंग करने में ऑब्वियसली क्या कंज्यूम होगा, टाइम कंज्यूम होगा। इसीलिए ये स्ट्रिक्टली ब्लॉक है कि अगर आपका वेराग आर्गुमेंट आ रहा है तो वो सबसे लास्ट में होना चाहिए, टाइप वाइप क्या वो मैटर नहीं करता। क्योंकि देखो अभी आपको ऐसा लगता है ना कि सपोज, आराम से देखना, मान लो यू विल सी, ये मान लो सपोज डबल होता, ये मान लो सपोज इंट होता, फाइन, ये मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली कि ये सपोज मान लो आपका इंट होता, राइट। अगर आप इसको ऐसे समझ रहे हो कि 10.5 20.5 और यहाँ पे मान लो 10 20, देखो आपके समझने का तरीका अगर ये है तो मैं बताता हूँ कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो सकता है। आप अगर ये बोल रहे हो कि इसमें से जो डबल है वो किस में चला जाएगा, पहले वाले में, और इसमें जो इंट है वो किस में चला जाएगा, दूसरे वाले में। बट ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आगे मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जिसको अपन बोलते हैं ऑटोमेटिक प्रमोशन। जब हम ओवरलोडिंग पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा जावा में ये भी कंसेप्ट काम करता है, क्या, ऑटोमेटिक प्रमोशन। उसके अकॉर्डिंग इंट भी डबल में जा सकता है। तो पता है ये हो सकता है कि चारों को कौन रख ले, यही रख ले। देखो मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली एग्जांपल, ऑब्जर्व हियर, देखो आराम से देखना। तो ये अभी मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए इसको ब्लॉक कर रखा है। जैसे देखो मैंने ये लिया और अगर मैं इसको ऐसे कॉल करवाऊं तो अभी तो कोई डाउट नहीं है कि ये नॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, ये वाली मेथड चल जाएगी क्योंकि यहाँ पे आपके पास करवा रहे हो डबल, तो ये मेथड चलेगा, ये मेथड चलेगा, तो आउटपुट क्या आएगा, सीएसडी। देखो एक बार मैं चला के बताता हूँ, ये मेथड चलेगा, आउटपुट क्या आएगा, सीएसडी। देखो आराम से देखना, यहाँ पे अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ, कंपाइलेशन दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकंड, ये सेव नहीं किया अपन ने इसको, लेट मी सेव। ओके देखो यहाँ पे कंपाइलेशन फाइन, रन करो आप इसको, तो फिर आउटपुट क्या आ रहा है, सीएसटी। एक बार बस ध्यान यहाँ पे देना, मैं इसको 10.5 की जगह क्या कर रहा हूँ, 10 कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए, ये क्या पास करवा रहे हो आप, इंट। तो क्या कोई M1 मेथड ऐसी है जो इंट आर्गुमेंट ले सकती है, नहीं, एक ही M1 मेथड है जो कि कैसा आर्गुमेंट ले रही है, डबल। लेकिन फिर भी इसको चलाओगे ना तो ये मेथड चल जाएगी और क्या प्रिंट होगा, सीएसटी। देखो यहाँ पे अगर आप इसको कंपाइल करोगे ना, कंपाइलेशन इज फाइन, और अगर आप इसको रन करोगे ना तो ये मेथड चल जाएगी और अगेन क्या प्रिंट हो रहा है, सीएसटी। क्योंकि इंट जो है वो ऑटोमेटिक किस में प्रमोट हो सकता है, डबल में। अभी कैसे हो रहा प्रमोशन एंड ऑल अभी इसको समझना नहीं, अभी अपना टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके लेवल पे आप पिछले एग्जांपल में ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे इसमें क्या दिक्कत है, ये क्यों ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि यहाँ से तो सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है, दो डबल है तो दोनों किस में चले जाएंगे, डबल में, दो इंट है तो दोनों किस में चले जाएंगे, इंट में। ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये चारों डबल में जा सकते हैं, राइट। तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ेगा। अगर ये अलाउ कर दिया कि वेराज अलग अलग टाइप के मल्टीपल हो सकते हैं, और इतने कॉम्बिनेशन अगर चेक करने जाओगे
अगर आपका जावा इतने कॉम्बिनेशन प्रोग्राम को चलाते टाइम चेक करेगा कौन प्रमोट हो सकता है, कौन किस में जा सकता है, किसको क्या वैल्यू मिल रही है, तो फिर इट विल कंज्यूम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। एंड दैट्स व्हाई ये स्ट्रिक्टली ब्लॉक है कि अगर वेराग आर्गुमेंट आप लिख रहे हो तो फिर कंपलसरी वो कहां पे आना चाहिए, सबसे लास्ट में, डजंट मैटर कि वो कौन से टाइप का है कॉल, राइट। तो फिर आप मेंशन कर लीजिए पॉइंट, एग्जांपल मेंशन कर लीजिए, वैसे आप समझ जाओगे कि दोनों केस में एरर है। यहाँ पे डजंट मैटर आप इसको कैसे कॉल कर रहे हो, अगर आपने मान लो ऐसा कुछ करने की ट्राई की, जैसे ये वाला, तब भी एरर है, दोनों को वैराग बनाओगे तब भी एरर है। मतलब सिंपल सा रूल है, वैराग आर्गुमेंट एक ही हो सकता है, वो कहां पे होना चाहिए, सबसे लास्ट में। बट इसको आप रूल फॉर्मेट में याद मत रखो, इसको एक्चुअली क्यों ऐसा किया गया है, वो इंटरनल क्या चीजों को सोच के ऐसा इंप्लीमेंट किया गया है, वो ध्यान रखिए। तो यहाँ पर भी एरर है लाइन नंबर 3 पे, डजंट मैटर कि आप इसको कैसे कॉल करोगे, नो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और अगर आपने वापस एक नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे में एरो करके लिख देना, अगर आपने इसको वैराग बनाया तब भी एरर है, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मुलेशन फॉर्म में याद रखना, तो ऐसा रख लो कि वैराग एक ही हो सकता है, वो सबसे लास्ट में होना चाहिए, सिंपल। फाइन, ओके। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपसे पुट अप करता हूं, आप मेरे को बताना उसके इसमें आंसर क्या होगा, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर। नेक्स्ट द थिंग इज कि यहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, अब एक मैंने मेथड लिखा दिस, ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है, इन तरीके का एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, कौन सा आर्ग्यूमेंट है ये, नॉर्मल आर्ग्यूमेंट, राइट। तो मैं यहाँ पे प्रिंट भी ऐसा ही कुछ करवा देता हूँ, नॉर्मल आर्ग्यूमेंट, राइट। एक और मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लेट्स से स्टैटिक वॉइड, मेथड का नाम मैं सेम ही रखता हूँ m1, और यहाँ पे जो मैं आर्ग्यूमेंट लेता हूँ वो कैसा आर्ग्यूमेंट है, वैराग आर्ग्यूमेंट, राइट। और इसीलिए मैं इस मेथड के अंदर प्रिंट भी कुछ इस तरीके से करवाता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और लेट्स से मैं प्रिंट करवाता हूँ क्या, वैराग, ओके फाइन। तो यहाँ पे बहुत आराम से देखना आप इस वाले कोड को, कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना, यहाँ पे ये लेट्स से ये सिनेरियो है, अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे कॉल करना चाह रहा हूँ, राइट। 10 लेट्स से मैं ऐसे कॉल करना चाह रहा हूँ इसको, और लेट्स से मैं ऐसे कॉल करना चाह रहा हूँ इसको, टेस्ट डॉट m1 10 20, राइट। और लेट्स से मैं ऐसे कॉल करना चाह रहा हूँ इसको, टेस्ट डॉट m1 10। देखो m1 नाम के कितने मेथड अवेलेबल आपकी क्लास में, 2 मेथड अवेलेबल है, राइट। एक मेथड किस तरीके का आर्ग्यूमेंट ले रहा है, नॉर्मल आर्ग्यूमेंट, और एक मेथड किस तरीके का आर्ग्यूमेंट ले रहा है, वैराग आर्ग्यूमेंट, राइट। चलो एक बार देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज चलती है। देखो यहाँ पे अगर अपन इसको नोटिस करें तो पहले इस पे आते हैं, m1 कॉल हुआ जो कि कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, तो m1 नाम के कितने मेथड है, 2। क्या ये मेथड चल सकती है, नहीं, क्योंकि इसको तो कितना आर्ग्यूमेंट चाहिए, 1, यहां से अपन कुछ भी पास नहीं करवा रहे। क्या ये चल सकती है, हाँ, क्योंकि इसको कुछ भी नहीं मिलेगा तब भी चलेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, वैराग। तो इस केस में तो कौन सी चल जाएगी, ये वाली, और ये वाली चलेगी, तो आउटपुट क्या आएगा, वैराग। चलो यहाँ पे इसकी वजह से तो आउटपुट आ रहा है वैराग, ओके ना। उसके बाद ये क्या हो गया, खत्म, तो वापस कंट्रोल। यहाँ पे अगली बार आप अगेन m1 को कॉल करवा रहे हो, इस बार आप कितने आर्ग्यूमेंट पास करवा रहे हो, 2 आर्ग्यूमेंट, 10 एंड 20। तो क्या पहले वाला मेथड चल सकता है, नहीं, क्योंकि इसको तो कंपलसरी कितना आर्ग्यूमेंट चाहिए, एक ही आर्ग्यूमेंट चाहिए। क्या दूसरे वाला मेथड चल सकता है, यस, क्योंकि इसको कितने भी होगा तो चलेगा। तो इसका मतलब इस केस में भी कौन सी मेथड चलने वाली है, दूसरे वाली, और दूसरे वाली चलेगी तो इस केस में भी आउटपुट क्या आएगा आपका, वैराग। तो क्वेश्चन ये था ही नहीं, क्वेश्चन एक्चुअल में अब है, राइट। अभी तक तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, ऑब्वियसली दोनों ही केस में कौन सी मेथड चल सकती थी, ओनली दूसरी ही चल सकती थी। बट अब आते हैं तीसरी के पास। तीसरी मेथड क्या है, m1 मेथड अपन कॉल कर रहे हैं और कितना आर्ग्यूमेंट अपन पास करवा रहे हैं, एक ही आर्ग्यूमेंट अपन पास करवा रहे हैं,
राइट। तो क्या पहले वाला चल सकता है? हाँ, क्योंकि M1 एक इंट आर्ग्यूमेंट पहले वाला चल सकता है। क्या दूसरे वाला चल सकता है? हाँ, क्योंकि M1 इंट तरीके के कितने भी आर्ग्यूमेंट, तो ये भी चल सकता है। नाउ यहां पे इसके पास चॉइस है दो, राइट। पहले वाला भी चल सकता है, दूसरे वाला भी चल सकता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कौन सा चलेगा या फिर एरर आएगी? देखो, एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये कभी पॉसिबल नहीं है कि एक को कॉल करो और दोनों चल जाए। दैट इज इम्पॉसिबल। अगर आप ये बोल रहे हो पहला भी चल जाएगा दूसरा भी चल जाएगा, तो ये किसी एंगल से पॉसिबल नहीं। पूरी जावा में ऐसा कभी होगा नहीं कि आप एक बार कॉल कर रहे हो और एक जैसी मेथड दो एक साथ चल जाए। दिस इज इम्पॉसिबल, राइट। तो या तो पहली चलेगी या दूसरी चलेगी, या फिर एरर आएगी कि ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि पहली चलानी या दूसरी चलानी, क्योंकि ऑप्शन कितने इसके पास, मल्टीपल ऑप्शन। तो फिर क्या होगा यहाँ पे? देखो, ऑब्जेक्ट हियर अगेन थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते, थोड़ा इंटरनल सोचते कि क्या होना चाहिए अपने अकॉर्डिंग। देखो, ये कौन सी मेथड है? नॉर्मल मेथड। फाइन, दिस इज नॉर्मल मेथड। कौन से वर्जन में ये लॉन्च हुई थी? जब से जावा लॉन्च हुआ तब से उसके पास नॉर्मल मेथड है, मतलब 1.0 वर्जन। ये कौन सी मेथड है? वैराग मेथड। कौन से वर्जन में लॉन्च हुई थी? 1.5 वर्जन। क्यों लॉन्च हुई थी वैराग 1.5 वर्जन में? क्योंकि नॉर्मल मेथड के साथ अपने को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी नॉर्मल मेथड के साथ? कि अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज हो रहे हैं तो हमेशा अपने को क्या बनानी पड़ रही थी? नई मेथड। और उसकी वजह से लेंथ ऑफ कोड बढ़ रहा था और क्या डाउन हो रही थी? रीडेबिलिटी। कल अपन ने देखा था, राइट। तो अब यहां पे इसके पास दोनों ऑप्शन है, नॉर्मल से भी काम चल सकता है, वैराग से भी काम चल सकता है। तो पता है प्रायोरिटी किसको देगा? ये प्रायोरिटी देगा नॉर्मल को, क्योंकि जब तक नॉर्मल से काम चल सकता है तब तक नॉर्मल। क्योंकि वैराग आया क्यों था? अगर नॉर्मल से काम नहीं चल सकता तो फिर अपन किसको बनाएंगे? वैराग को। क्योंकि वैराग क्यों आया था? क्योंकि नॉर्मल में कुछ प्रॉब्लम थी। तो जब तक नॉर्मल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आपका काम नॉर्मल से चल सकता है, तो पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी? हमेशा नॉर्मल। तो मैं आपको पॉइंट यहां पे ये बताना चाह रहा हूं, कभी अगर नॉर्मल और वैराग मेथड में आपस में क्लैश हुआ, राइट, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा किसके पास जाएगी? नॉर्मल मेथड के पास, क्योंकि वो पहले से अवेलेबल है। वैराग तो इसलिए आया था कि उसमें कुछ ना कुछ क्या है? प्रॉब्लम है। बट पहला ऑप्शन क्या होगा? हमेशा नॉर्मल मेथड। अगर उससे काम नहीं हो सकता तो फिर किसके पास जाओगे? वैराग के पास। जैसे पहले दो ऑप्शन में देखो, नॉर्मल से काम नहीं हो सकता तो फिर ऑब्वियसली किसके पास जाओगे? वैराग के पास। बट अगर नॉर्मल से काम हो सकता तो पहली प्रायोरिटी हमेशा कौन होगी? नॉर्मल। तो फिर यहां से अगर आप जाओगे तो कौन सी मेथड चलेगी? फर्स्ट वन। और फर्स्ट वन चलेगी तो आउटपुट इस बार वैराग ने, इस बार आपको क्या देखने को मिलेगा? नॉर्मल आर्गुमेंट, राइट। सो जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहां पे एक बार चला के देखते हैं। यहां पे अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, लेट्स से आप कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन इज फाइन, कोई दिक्कत है नहीं। और अब जैसे इस प्रोग्राम को रन करोगे जावा टेस्ट, यू विल सी कि यहाँ पे देखो, पहला दोनों ही केस में क्या चला है? वैराग। और लास्ट वाले में जब इसके पास दो ऑप्शन थे तो ये वैराग के पास नहीं गया है, किसके पास गया है? नॉर्मल आर्गुमेंट के पास। क्योंकि वैराग अगर नॉर्मल में प्रॉब्लम है तो यूज करेगा, जब तक नॉर्मल में प्रॉब्लम नहीं तब तक किसको यूज करेगा? नॉर्मल को ही यूज करेगा, राइट। जस्ट राइट इट डाउन, लिखिए एक पॉइंट, कीप इट इंपॉर्टेंट। If there is a clash, if there is a clash between, if there is a clash between normal and Varag argument, if there is a clash between normal and Varag method, if there is a clash between normal and Varag method, then normal method will get first priority. Then normal method will get first priority. Normal method will get first priority. If there is a clash between normal and Varag method, then normal method will get first priority. Normal method will get first priority. Okay, you can mention this example so that you can come to know किस तरीके से चल रहा है ना. Just you can mention this.
ओके फाइन। एक पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगह आपको ऐसे लिखा हुआ भी दिख सकता है, तो कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट है नहीं। जस्ट मैं एक पॉइंट आपको और मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑब्जर्व हियर। देखो एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, वैसे ये टॉपिक अपन बाद में पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो इस पे बहुत कुछ डिस्कशन अपने को करने की रिक्वायरमेंट है। दो कंसेप्ट होता है एक्चुअली, एक होता है क्या आपका ओवरलोडिंग और एक होता है क्या ओवरराइडिंग, राइट। तो अगेन एक हॉट एंड फेवरेट क्वेश्चन बनता है, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है, बात करेंगे जब अपन वहां पे पढ़ेंगे। बट अभी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में पता है ये क्या हो रहा है ना, ये जो हो रहा है ना यहाँ पे, ये ओवरलोडिंग हो रही है। किसको बोलते हैं ओवरलोडिंग? अगर मेथड का नाम सेम है और आर्गुमेंट अलग अलग है तो क्या होता है ओवरलोडिंग। जैसे ये नॉर्मल आर्गुमेंट, ये वैराग आर्गुमेंट, दोनों अलग अलग है, नाम दोनों का क्या है सेम है, नाम सेम आर्गुमेंट अलग, तो ऑब्वियसली क्या होगा ओवरलोडिंग। तो मतलब ऑल्दो ये सेम चीज अपन वहां पर डिस्कस करेंगे, बट जस्ट अभी आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि अपन वैराग मेथड की ओवरलोडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। लेकिन अभी ये पॉइंट मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपन वहां पे वापस जैसे ओवरलोडिंग पढ़ेंगे यहाँ पे अपन वैराग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि वैराग मेथड की क्या हो सकती है, ओवरलोडिंग हो सकती है। बट ये एक्चुअली जो अपन करने की ट्राई कर रहे हैं ना, ये है क्या ओवरलोडिंग ही, राइट। तो मैं खाली वर्ड बता रहा हूँ आपको, बट ये अपन वहां पे डिस्कस करेंगे जब ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, राइट। ओके, एक चीज जो यहाँ पे खास करके अगर आप हाईएस्ट लेवल की बात करें सर्टिफिकेशन एग्जाम के, तो वहां पे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आपको कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट है नहीं। जैसे अभी तक जितनी भी बार अपने को वैराग आर्गुमेंट से काम पड़ा, मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, राइट। जैसे वहीं पे लिख लेते हैं अपन, अभी तक जितनी बार अपने को वैराग आर्गुमेंट से काम पड़ा है ना, मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। जैसे मेथड का नाम m1 और ऐसे इंट, उसके बाद 3 डॉट और उसके बाद नाम, राइट। देखो मैं यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, फाइन। जस्ट नोटिस करिए आप यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन में आपको बना रहा हूं यहाँ पे। देखो यहाँ पे कुछ मैंने आपके सामने एग्जैक्टली 6 कॉम्बिनेशन लिखे, यही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि कौन सा यहाँ पे वैलिड है, कौन सा यहाँ पे इनवैलिड है। तो मैं आपको ये चीज बताता हूँ, उसके बाद फिर आप आंसर देना कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। देखो आपने लिखा इसको कैसे है ना, आपने लिखा इसको ऐसे है, अभी तक हमेशा अपन कैसे लिखता है पहले वाले पैटर्न से, ऐसे, उसके बाद 3 डॉट, उसके बाद एक स्पेस देके अपन किसका नाम लिखते हैं, वेरिएबल का। हमेशा अपन इसी पैटर्न से लिखा है जितने भी एग्जांपल अपन ने लिखे, राइट। एक्चुअली आप ऐसे लिखोगे ना तो क्या होने वाला है, जैसे ये प्रोग्राम कंपाइल होगा ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये बीच की स्पेस हट जाएगी। मतलब आपने ऐसा लिखा, ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा, क्योंकि इसके और वेरिएबल के बीच में जो स्पेस होती है वो ऑटोमेटिक हट जाती है। तो आपने ऐसा लिखा तो ऑटोमेटिक ये कैसा होगा, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब इसके बेसिस पे मेरे को ये बताओ, देखो पहले वाला वैलिड है, ये तो है ही सही, ऑब्वियसली अपन इसी तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरे वाला यस, क्योंकि वैसे भी बाद में ये ऐसे ही कन्वर्ट होने वाला, तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि इसके बीच में क्या देना है, स्पेस देना है। ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा 3 डॉट होते हैं किसमें, वैरार्ग में, और 3 डॉट के बाद जो लिखा वो किसका नाम है, वेरिएबल का। तो ऐसे भी लिखा जाए तो ऐसे सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं कि एरर आएगी क्योंकि यहाँ बीच में स्पेस नहीं दी, नहीं ये वैलिड है, कोई इशू है नहीं, राइट। तीसरा अगर अपन देखें, अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि कंपाइलेशन के बाद ये क्या रिमूव कर देगा, स्पेस। तो स्पेस रिमूव करेगा तो ये भी कैसा बनेगा, इस तरीके का ही बनेगा, तो फिर ये भी वैलिड है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट खाली ध्यान रखना ये जो 3 डॉट है ये एक साथ आने चाहिए, राइट। इसके बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते, क्योंकि 3 डॉट एक साथ होने का मतलब इंडिकेशन है क्या, वैरार्ग। अब भले वो आपने ऐसा लिखा तब भी इंडिकेशन है क्या, वैरार्ग। आपने ये ऐसा लिखा तब भी इंडिकेशन है, 3 डॉट एक साथ है मतलब क्या इंडिकेशन है, वैरार्ग। बट अगर 3 डॉट को आपने अलग किया तो फिर यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। यहाँ पे भी ऑब्वियसली 3 डॉट को आपने अलग किया, क्या आने वाली है, एरर। व्हाट अबाउट दिस वन, इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैंने बोला ना बीच में क्या रिमूव कर देगा, स्पेस, और अगर स्पेस रिमूव कर दिया तो इंट एक्स डॉट डॉट डॉट। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इंट एक्स को एक डेटा टाइप मानने लग जाए, क्योंकि इंट एक्स एक साथ आ गया, और जब इंट एक्स एक साथ आ गया तो इंट एक्स को एक डेटा टाइप मानेगा। क्या इंट एक्स नाम का कोई डेटा टाइप है, नहीं।
क्योंकि अपन ने जो 8 तरीके के डेटा टाइप डिस्कस किए हैं, नाम जस्ट आपको भी पता है, डिटेल में अपन ने डिस्कस नहीं किया, बट नाम आपको पता है, उसमें कोई इंडेक्स नाम का डेटा टाइप था नहीं। तो ये जैसे इसको साथ में लाएगा, ये एक साथ क्या बन जाएगा, इंडेक्स, और ये इसको मानने लगेगा इंडेक्स नाम का डेटा टाइप, जो मिलेगा नहीं तो उसमें से क्या देगा, एरर। तो फिर मैं ये बोल रहा हूँ, ऊपर वाले 3 कॉम्बिनेशन वैलिड है, नीचे वाले 3 कॉम्बिनेशन क्या है, इनवैलिड। तो ऊपर वाले 3 में से किसी भी तरीके से लिखा हुआ मिले, कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं, बात किसकी हो रही है, वेराग की ही हो रही है, राइट। सो जस्ट यू कैन मेंशन दिस, क्योंकि ये खास करके आप सर्टिफिकेशन लेवल पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, वहां पे ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा लिखा हुआ, कभी ऐसा लिखा हुआ, कभी ऐसा, तो फिर ऐसा नहीं कि आप ये समझो स्पेस नहीं है तो एरर आएगी। रीजन अब आपको पता है किस किस कौन सा कॉम्बिनेशन वैलिड है, कौन सा कॉम्बिनेशन इनवैलिड है। फाइन, ओके। ओके, तो फिर कल के सेशन में और आज के सेशन में खासकर जितने भी पॉइंट डिस्कस किए, अगर आपको एक पॉइंट विद लॉजिक पता है तो नाउ मेक श्योर कि अभी आप ये श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि आप जावा के किसी भी लेवल के इंटरव्यू को रिप्रेजेंट करें, वेदर वो फ्रेशर, एक्सपीरियंस, या फिर आप नॉर्मल कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, टियर 1, या फिर जो हाईएस्ट लेवल होता है ऑरेकल सर्टिफिकेशन, मैंने आपको पहले दिन के सेशन में बताया था। एक भी सिंगल क्वेश्चन यहाँ से आपको बाहर देखने को मिलेगा नहीं। ऑब्वियसली आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, सारे क्वेश्चन के एक्सपर्ट लेवल से आंसर प्रोवाइड करवा सकते हो, इफ यू नो ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सो दैट्स द थिंग, दैट्स एक्चुअली व्हाट इज वेराग, राइट। बाकी फ्रेशर लेवल पे कल तक जो पढ़ा वो भी आपके लिए सफिशिएंट है, आज के पॉइंट को आपको इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो वहां तक अगर आप जानते हो तो फ्रेशर लेवल पे काम चल जाएगा, बट देन एक्सपीरियंस लेवल पे जाओगे तो काम नहीं चलेगा, और सर्टिफिकेशन को अटेम्प्ट करोगे तो फिर आपका काम नहीं चलने वाला। उसके लिए फिर आज के पॉइंट्स भी जरूरी है आपके लिए, राइट। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, खास करके जब आप फ्रेशर लेवल पे इंटरव्यू दोगे तो फिर इतना नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट किया नहीं जाएगा, तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि वेराग और नॉर्मल को मिक्स कर सकते हो क्या, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, या लेट्स से वेराग और नॉर्मल में क्लैश हुआ तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, फाइन। तो ये आप आगे से क्वेश्चन अपने लिए जनरेट करवा सकते हो। क्वेश्चन बहुत किस तरीके से जनरेट करवाना अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज वेराग, ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, और ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि वेराग मेथड जावा में क्या होता है, तो अब इसका आंसर आप किस तरीके से करोगे। पहली बात तो आपको अगर पता है तो 100% जहां भी पता हो वर्जन मेंशन करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नए वर्जन में कंसेप्ट आया है, वर्जन मेंशन करते हो, मतलब आप वर्जन टू वर्जन उसकी स्टडी कर रहे हो, इट्स ऑलवेज ए गुड इंडिकेशन, राइट। तो फिर आप मेंशन करोगे, फर्स्ट थिंग यहां से स्टार्ट करोगे, वेराग मेथड इंट्रोड्यूस इन 1.5 वर्जन, right, because the problem with normal method is if number of arguments are changing every time we have to write new method, so due to this length of code will increase, readability will be down। तो पता कितना इंडिकेशन दे रहे हो, एक तो वर्जन का इंडिकेशन दिया, दूसरा आपने बोला रीडेबिलिटी, एक और इंडिकेशन दिया आपने सामने वाले को, उसके बाद नेक्स्ट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वेराग मेथड इज देयर। so वेराग मेथड, the beauty of वेराग मेथड is it can take any number of argument and even we can mix normal argument with वेराग argument, राइट। तो यहाँ पे आपने खत्म किया। अब अगर सामने वाला नॉलेजेबल है तो 100% अगला क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से मिक्स कर सकते हो, क्या कॉम्बिनेशन है, या फिर इवन आप इसको ये यहाँ तक भी ला सकते हो, इवन वी कैन मिक्स नॉर्मल आर्गुमेंट विद वेराग आर्गुमेंट, बट इन दिस केस वेराग आर्गुमेंट शुड बी एट लास्ट, राइट। तो फिर ऑब्वियसली सब तरीके से आपने इंडिकेशन दे दिया, अब डेफिनेटली वो उस पे एंटर होने वाला कि वेराग आर्गुमेंट लास्ट में क्यों होना चाहिए या क्या कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको हर एक रीजन पता है कि वेराग लास्ट में क्यों होना चाहिए। सिंपल आप बोलोगे, अगर वेराग को पहले लिख दिया तो फिर नॉर्मल आर्गुमेंट को क्या नहीं मिलने वाली, वैल्यू, और अगर नॉर्मल आर्गुमेंट को वैल्यू नहीं मिलेगी तो क्या होने वाला है, इशू। अगर इवन दो वेराग रखे तो पीछे वाले को हमेशा 0 नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ही मिलेंगे, तो फिर उसको लिखने का कोई सेंस नहीं है, तो उसमें भी क्या होने वाला है, इशू। तो नाउ यू नो ईच एंड एवरीथिंग, और किस तरीके से आंसर देना है, दैट्स द सीन। ओके, अब वेराग के बाद एक और चीज है,
जो कि अगेन मेथड की बात करें अपन तो सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम्पल अपन ने देखे, एक्चुअली जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी कोड अपन ने लिख के देखा है, जितने भी प्रोग्राम अपन ने चला के देखे, एक चीज के बिना ये काम अभी तक हुआ नहीं है। और वो चीज पता कौन सी है? जैसे अभी मैं वापस लास्ट एग्जाम्पल में भी जाऊं या फिर कोई सा भी एग्जाम्पल जो अपन ने अब तक चला के मैंने दिखाया है, एक चीज जो हमें इज ऑडिबल गाइस, जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, इज देयर एनी इशू? ओके फाइन, चलो यहाँ पे तो अभी तक अपन ने इसके रिगार्डिंग बात की नहीं है, इसके रिगार्डिंग मेन मेथड। एंड इवन मैं आपको बोलता हूँ, फॉरगेट अबाउट स्टूडेंट या फिर जो फैकल्टी है, इवन आप 5 साल से जो इंडस्ट्री में काम कर रहा हो उसको पूछोगे व्हाट इज मेन मेथड, तो खाली मुझे लगता है एक ही आंसर आपको सुनने को मिलेगा, वो ये है, अगर आपको जावा का प्रोग्राम चलाना तो कौन सी मेथड चाहिए? मेन मेथड। दूसरा क्वेश्चन आप पूछो क्या मेन मेथड का सिंटेक्स क्या होता है, मुझे लगता है सबके रटा हुआ होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्क्स, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम लिखोगे हमेशा ये लिखना पड़ेगा, तो याद होना कोई बड़ी बात है नहीं, राइट। और आप अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करोगे, ये पूछोगे क्या इस सिंटेक्स में मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, तो आंसर होगा ऑब्वियसली नो, क्योंकि ये फिक्स है, पहले से प्री डिफाइन है, आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखोगे तभी प्रोग्राम चलने वाला है, राइट। तीसरा अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो कितने मेहनत होती है मैं आपको बताता हूँ। तीसरा क्वेश्चन आप पूछोगे कोई जावा का प्रोग्राम जब हम चलाना स्टार्ट करते हैं तो प्रोग्राम कहां से चलना स्टार्ट होता है? तीसरा आंसर इसका मिलेगा कहां से चलना स्टार्ट होता है? मेन मेथड से। अभी तक इवन अपन ने जितने प्रोग्राम ट्रेस किए हैं, अपन ने कहां से चलाना स्टार्ट किया? हमेशा मेन मेथड से। तो अभी अगर मैंने नहीं भी बोला फिर भी आपको ये इंडिकेशन मिला होगा, आपने खुद से एक थ्योरी बना ली होगी कि जब भी जावा का प्रोग्राम चलता है, चलना कहां से स्टार्ट होता है? मेन मेथड से, राइट। बट क्या इसमें रियलिटी क्या है एक्चुअली, क्या यही है या फिर हमेशा कुछ इसमें चेंज कर सकते हो आप, या फिर क्या हमेशा जावा का प्रोग्राम मेन मेथड से चलना स्टार्ट होता है, या इसके पीछे कुछ और है? चलो अपन एक एक पॉइंट अब अपन डिस्कस करते हैं। सो देन आपके पास एक एक इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग मेन मेथड। और इवन देखो ये क्वेश्चन फ्रेशर लेवल पे पूछा जाना बहुत जेन्युइन है, मेन मेथड के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस लेवल पे पूछा जाना बहुत जेन्युइन है, क्योंकि जब हर एक प्रोग्राम में ये काम आ रहा है तो मुझे लगता है ये हॉट एंड फेवरेट क्वेश्चन है, राइट। तो ऑब्वियसली आप 10 इंटरव्यू को रिप्रेजेंट करोगे जावा का, 7 से 8 इंटरव्यू में कंपलसरी आपको क्वेश्चन मेन के रिगार्डिंग पूछ लेगा, मेन मेथड क्या होता है। और जहां पे आंसर ये है मेन मेथड के बिना जावा का प्रोग्राम नहीं चल सकता, हमेशा मेन मेथड आपको लिखना पड़ेगा, या जावा का प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होता है? मेन मेथड से। तो जितनी भी बात आपने बोली है ना, ये सारी की सारी गलत है, राइट। चलो देखते हैं एक्चुअली होता क्या मेन मेथड, आपको किस तरीके से आंसर देने की रिक्वायरमेंट है। देखो सबसे पहला मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, मेन मेथड जो आपके पास है, उससे पहले जाने से पहले एक चीज अपन और देखते हैं। अभी अपने को हमेशा जब भी जावा का प्रोग्राम अपन चलाते हैं या जावा में जब अपन कोड करते हैं ना, अपने को 2 चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, राइट। जावा का प्रोग्राम अगर आपको चलाना है, आपको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक है इसका कंपाइलर, राइट, और दूसरा है जेवीएम। कंपाइलर क्या करता है? प्रोग्राम को कंपाइल करता है, देखता है जितने भी सिंटेक्स आपने लिख रखे हैं, सिंटेक्स सारे प्रॉपर है या नहीं है। अगर सिंटेक्स प्रॉपर है तो ये आपको कंपाइल कर लेगा, सिंटेक्स प्रॉपर नहीं है तो ये क्या देने वाला आपको? एरर। अगर इसने प्रॉपर कंपाइल कर दिया तो फिर आप प्रोग्राम को चला सकते हो, और चलाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है जावा में? जेवीएम, राइट। इसीलिए आप पता 2 कमांड लिख रहे हो, जब भी अपन मैं आपको कोड चला के दिखा रहा हूं ना, हमेशा मैं 2 कमांड लिख रहा हूं। पहला मैं क्या लिख रहा हूं? जावा सी दिस, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? कंपाइल। उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूं? ऐसे ये क्या कर रहा है? रन, क्योंकि देयर आर 2 स्टेप, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कंपाइल, बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? रन। अगर आप मेरे से क्वेश्चन करो कि मैं डायरेक्ट रन कर दूं तो, राइट, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट रन आप नहीं कर सकते, और उसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो अब थोड़ा इसको समझते अपन कि एक्चुअली क्या होता है। देखो जिस प्रोग्राम, जैसे मान लो कोई सा भी आपने एक प्रोग्राम बनाया, आराम से देखो, ऐसे बहुत बेसिक सा प्रोग्राम अपन बनाते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको हटाऊं ऊपर वाले सबको, और यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा प्रोग्राम अपन लिखते हैं, खाली कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एक क्लास लिखी मैंने, उसके अंदर एक मेन मेथड लिखा अपन ने, और इसके अंदर अपन कुछ प्रिंट करवा रहे हैं ऑब्जेक्ट, लेट्स से नॉर्मल अपन प्रिंट करवा रहे हैं system.out.println फाइनल से दिस, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करो खाली। ऑब्वियसली अगर आपको पूछो आउटपुट क्या होगा तो ये तो कोई भी बता देगा, मेन चलेगा और आउटपुट क्या आएगा? CST स्क्रीन पे, राइट। लेकिन अभी आउटपुट नहीं, अभी देखो ये जो आपने कोड लिखा है ना, ये कोड अपने को एक फाइल में लिखना पड़ेगा, और उस फाइल को आपको एक एक्सटेंशन के साथ सेव करना पड़ेगा। एक्सटेंशन है क्या? .java। इससे ये इंडिकेशन मिलेगा कि कौन सी फाइल है? जावा फाइल। तो इसीलिए आपको ये ऊपर नाम दिख रहा होगा, देखो नाम अपन ने क्या दे रखा है? टेस्ट
लेकिन पीछे एक्सटेंशन देखो क्या है, डॉट जावा, राइट। अभी के लिए मैं आपको एक बात बोलता हूं, नाम जो आगे वाला है वो आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन एक्चुअली इसमें भी ये भी रियलिटी नहीं है, इसमें भी कुछ पॉइंट है जो आपको देखना पड़ेगा, बट अभी के लिए ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट खाली पीछे वाला एक्सटेंशन फिक्स है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, डॉट जावा, राइट, ताकि ये इंडिकेशन मिलेगा कि कौन सी फाइल है, जावा फाइल, राइट। तो जो भी आप कोड लिखते हो जावा का, जो भी अपन प्रोग्राम लिखते हैं उसको अपन एक फाइल में लिखते हैं और उस फाइल को अपन एक एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, कौन सा एक्सटेंशन, डॉट जावा। यहाँ पे एज ए प्रोग्रामर जो भी आपको कोड लिखना है वो आप यहाँ पे लिखने वाले, राइट। अब क्या होगा, अब कोड लिखने के बाद आपने इस फाइल को कर दिया सेव। एक बार देखो मैं डेस्कटॉप पे जाके आपको दिखाता हूँ कि ये जो फाइल पड़ी है ना, वो अपन देखने के ट्राई करते हैं एक बार, जस्ट ऑब्जर्व। देखो यहाँ पे एक बार अपन डेस्कटॉप पे जाके देखें तो test.java पड़ा होगा। एक बार के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं। इवन देखो test.java मैंने डिलीट कर दिया और बाकी साइड में जो चीजें है उसको मैंने डिलीट कर दिया, राइट। अभी देखना एक बार, मैं इसको वापस से सेव करता हूँ। ये प्रोग्राम मान लो मैंने लिखा और मैंने इसको सेव कर दिया, राइट। तो जैसे मैं इसको सेव करूंगा, लेट्स सपोज ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया, किस नाम से, test.java नाम से, राइट। तो एक बार देखते हैं कि अपने डेस्कटॉप पे test.java नाम की फाइल पड़ी है। जस्ट ऑब्जर्व हियर, अगर मैं डेस्कटॉप खोल के आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक फाइल आपको दिखेगी test.java, ये रहा। आप चाहो तो एक बार फाइल काउंट कर लो कि टोटल कितनी फाइल पड़ी है, या आप चाहो तो मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं वो देख लो, test.java नाम की फाइल है, बट अभी आपके डेस्कटॉप पे test.class नाम की फाइल नहीं, राइट। आप चाहो तो ऐसे देख लो, या चाहो तो एक बार ये फाइल काउंट कर लो, टोटल फाइल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फोल्डर को हटा दो, फाइल टोटल कितनी अपने डेस्कटॉप पे अभी के लिए 10, क्योंकि ये चेंज होने वाला है। देखो ये चेंज कहां से होगा मैं आपको बताता हूं। देखो ऑब्जर्व करो, जो आपका ये प्रोग्रामर कोड लिखना था वो आपने किसमें लिखा, डॉट जावा फाइल में, इसको सेव कर दिया। अब सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल हमेशा कौन सी फाइल होती है, डॉट जावा फाइल, जिसमें आपने कोड लिखा है, राइट। और कंपाइल कैसे करोगे, ऑब्जर्व हियर, कंपाइल करने के लिए जो कमांड है वो क्या है, जावा सी। देखो जावा इंडिकेशन दे रहा है कि अपन काम कर रहे हैं किसके साथ, जावा के साथ, और पीछे जो सी लिखा हुआ है वो इंडिकेशन दे रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कंपाइल कर रहे हो, राइट। तो जावा सी, उसके बाद फाइल का नाम, तो फाइल का नाम आपने किस नाम से सेव की है, test.java, राइट। इवन देखो मैं आपको ये बताने वाला हूं, एक काम करो पहले तो इस क्लास का नाम चेंज कर दो, क्योंकि अदरवाइज आपको ये फीलिंग आएगी कि प्रोग्राम का नाम और क्लास का नाम क्या होना चाहिए, सेम। ऐसा है नहीं, मैंने प्रोग्राम का नाम क्या लिख रखा है, test.java, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। देखो ऑब्जर्व हियर, देखो इसको वो सेव करते हैं अपन, इसको जैसे ही मैं कंपाइल करूंगा ना, पता क्या होने वाला है, ऑब्जर्व, जैसे मैं एंटर करूंगा, अगर कोई एरर नहीं है, अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुल है, जो कि है यहाँ पे, देखो कंपाइलेशन क्या है, सक्सेसफुल, कोई एरर नहीं है। अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुल है तो आपका जावा कंपाइलर क्या करने वाला है, इस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी क्लास है उन सबकी क्या फाइल बनाएगा, डॉट क्लास, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, कितनी क्लास है इसके अंदर, एक क्लास, नाम क्या उसका, स्टूडेंट। तो अगर जैसे ही आपने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, यहां से अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं और अगर कंपाइलेशन क्या है, सक्सेसफुल, तो उसके बाद एक फाइल बनने वाली है, कौन सी फाइल, जितनी इसमें क्लास होगी ना उतनी फाइल बनेगी। देखो एक प्रोग्राम के अंदर कितनी क्लास हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, अभी एक ही है तो ऑब्वियसली एक फाइल बनेगी, नाम उसका क्या होगा, स्टूडेंट डॉट क्लास। डॉट क्लास ये इंडिकेशन दे रहा है कि किसके करस्पॉन्डिंग फाइल बनी है, क्लास के करस्पॉन्डिंग, और स्टूडेंट क्या आपका, क्लास का नाम जो आपने ले रखा है। देखो जैसे यहाँ पे क्लास का नाम आपने क्या ले रखा है, स्टूडेंट। देखो एक बार ये कंपाइल हुआ ना, ऑटोमेटिक ये फाइल आपके डेस्कटॉप पे आ गई हो। तो जस्ट एक बार खोल के देखो आप यहाँ पे, तो ये जो फाइल है, अगर आप वापस डेस्कटॉप खोलोगे तो पिछली बार जो 10 फाइल थी इसमें चेंज हो गया होगा, एक फाइल ये नहीं ऐड हो गई, ये यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टूडेंट डॉट क्लास। अब सवाल ये फाइल किसने बनाई, ये अपन ने नहीं बनाई, ये किसने बनाई, जावा के कंपाइलर। और जावा का कंपाइलर जैसे ही प्रोग्राम को सक्सेसफुल कंपाइल करेगा, जितनी भी क्लास है उसके करस्पॉन्डिंग क्या बनाने वाला है, डॉट क्लास फाइल। अब जब आपको प्रोग्राम चलाना है तो प्रोग्राम कौन चलाता है, जेवीएम। कैसे चलाओगे, ऑब्जर्व हियर, ये इंडिकेशन देने के लिए कि अपने को जावा का प्रोग्राम चलाना है, अपन यहाँ पे लिखेंगे जावा, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, क्लास का नाम, राइट। तो क्लास का नाम क्या है अपना, स्टूडेंट। तो फिर यहाँ पे अपन लिखेंगे चलाते टाइम क्लास का नाम। एक्चुअली क्या करेगा आपका जेवीएम, सर्च करेगा किसको, स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल को, राइट। अगर इसको स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल मिली तो ये इसको चला देगा, नहीं मिली तो ये क्या देगा, एरर। अब सवाल ये है स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल किसने बनाई, कंपाइलर ने। तो अगर आप कंपाइल नहीं करोगे प्रोग्राम को पहले
तो आपके पास डॉट क्लास फाइल नहीं आने वाली, और अगर डॉट क्लास फाइल नहीं आएगी तो रन करने का तो सवाल होता ही नहीं है, राइट, क्योंकि रन हमेशा क्या होती है, क्लास फाइल होती है। तो देखो यहां से मैं पूछूं कंपाइल क्या होता है, जावा की सोर्स फाइल या डॉट जावा फाइल जिसमें अपन कोड लिखते हैं, रन क्या होता है, क्लास फाइल। सोर्स फाइल या डॉट जावा फाइल कौन बनाता है, एज ए प्रोग्रामर अपन बनाने वाले हैं, राइट। डॉट क्लास फाइल कौन बनाता है, कंपाइलर, अगर आपका कंपाइलेशन क्या होता है, सक्सेसफुल। दैट्स व्हाई ये स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा, पहले आपको कंपाइल करना पड़ेगा, फिर ये आप प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, राइट। तो जैसे ही आप रन करोगे, ऑब्जर्व हियर, ये सर्च करेगा कि स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल अवेलेबल है या नहीं है, अवेलेबल है और है तो फिर ये चला देगा, और चला देगा तो उसमें जो भी प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, CSD, वो प्रिंट हो गया, राइट। अब देखो अगर मान लो एक बार के लिए मैं डेस्कटॉप पे जाता हूं और स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल को मैं कर देता हूं डिलीट, सपोज ये अभी तक नहीं है, राइट, और देखो मैं सोच रहा हूं कि प्रोग्राम को मैं कंपाइल नहीं करता हूं, मैं डायरेक्ट रन कर देता हूं, तो अगेन प्रोसेस क्या होगा, जेवीएम फाइंड करेगा किसको, स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल को, कहां पे देखेगा, डेस्कटॉप पे, क्योंकि अभी आप किस डायरेक्टरी में प्रेजेंट हो, डेस्कटॉप पे, तो क्या स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल अवेलेबल है, नो, ये एरर देगा, ये बोलेगा couldn't find और लोड मेन क्लास स्टूडेंट, मतलब मेरे को स्टूडेंट नाम की कोई क्लास मिली ही नहीं, तो मैं इसको क्या नहीं कर पा रहा हूं, लोड नहीं कर पा रहा हूं, राइट। अगर यही मैं पहले कंपाइल कर देता हूं तो कंपाइलर अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुल होगा ऑटोमेटिक बना देगा, तो अब देखो ऑटोमेटिक कंपाइलेशन सक्सेसफुल बन गई होगी तो मैं इसको चलाऊंगा तो इसको मिल जाएगी, और मिल जाएगी तो ये चलेगा, आउटपुट क्या आएगा, CSD। तो फिर डॉट क्लास फाइल कौन बनाने वाला है, कंपाइलर, इसीलिए रोल होता है कंपाइलर का। अब सवाल ये है कि यहाँ पे अगर आपको जावा का प्रोग्राम चलाना है तो इंस्टॉल डाउनलोड क्या करने की रिक्वायरमेंट है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको इंस्टॉल जो करना है ना, वैसे मैं इसके रिगार्डिंग फर्दर आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको जो इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है ना, अब ये जो स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल है इसको रन करेगा, राइट, और रन कौन करता है, जेवीएम, फाइन, ओके। आपको जो डाउनलोड करना है वो करना है JDK, राइट। देयर आर 3 थिंग्स एक्चुअली, मैं अभी आपको डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ, 3 चीजें होती है, JDK, JRE और JVM, जब जावा की बात करते हैं, राइट। JDK, JRE और JVM, तो JVM के बारे में हल्का सा आइडिया आपको मिल चुका है कि JVM क्या करता है, जावा की क्लास फाइल को चलाता है, बट एक्चुअली इसके अलावा भी JVM बहुत कुछ करता है, तो अपन डिस्कस करेंगे, मैं आपको पूरा इंटरनल बताऊंगा एक पार्ट JVM का, कि हर एक पार्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और जब अपन JVM चैप्टर में मैं आपको एक एक पार्ट बताऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि JDK क्या होता है, JRE क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बट अभी के लिए आपको जो डाउनलोड करना है वो क्या करने की रिक्वायरमेंट है, JDK, राइट, जावा डेवलपमेंट किट, क्योंकि आपको डेवलपमेंट करना है, आपको प्रोग्राम बनाना है, तो फिर आपको क्या इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, JDK। तो JDK आप बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, अगर आप जाओगे यहाँ पे जस्ट आप पहला साइट डालो, कुछ भी लिखो JDK डाउनलोड, तो फिर वर्जन स्पेसिफिक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे डायरेक्ट ओरेकल की साइट पे आप चले जाओगे, और ओरेकल पहला ही जो लिंक आएगा आप उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा, अगर आपका ओरेकल पे अकाउंट नहीं है तो डाउनलोड आपको करने देगा नहीं, आप अकाउंट बना सकते हो उसके बाद डाउनलोड कर सकते हो। देखो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है जावा का वो कौन सा है, जावा 18, राइट, लेकिन अभी आपको ये जावा 18 डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है, तो बीटा वर्जन हो सकता है, बीटा वर्जन मतलब ट्रायल पे चल सकता है, तो हो सकता है कुछ कंसेप्ट में आपको क्या है, इशू है, तो फिर स्टेबल वर्जन आपको डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट है। तो अभी के लिए आप जो वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, जो अभी के लेवल पे सबसे बेस्ट होगा, वो है आप JDK का 1.8 वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो आप JDK 1.8 वर्जन डाउनलोड करिए, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, जैसे आपको आप सर्च करोगे, इवन 1.9 10 भी हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 1.8 होगा तो कोई इशू नहीं, 1.8 से नीचे मत करना, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटी 1.8 में नहीं आई है, तो फिर वो सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे आप लिखोगे JDK 1.8 डाउनलोड, तो फिर यहाँ पे अगेन आप ओरेकल की साइट पे जा सकते हो, और यहाँ से आपको नीचे की तरफ जाओगे तो आई थिंक दिख जाएगा आपको, जस्ट लेट्स से यहाँ पे ये देखो जावा 8, जिसको जावा 8 बोलते हैं, JDK 1.8 मतलब जावा 8, तो ये जावा 8 के वर्जन यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ से पिक कर सकते हो कि लाइनेक्स है, मैक सिस्टम है या फिर विंडोज सिस्टम है, तो लेट्स से अगर आप विंडोज पे चलाओगे इसको, तो फिर यहाँ पे ये 64 बिट और 32 बिट का इंस्टॉलर है, तो अगर आप 64 बिट पे हो तो आप ये नीचे वाला डाउनलोड कर लो, और अगर आप 32 बिट पे हो तो यहाँ पे ऊपर वाला डाउनलोड कर सकते हो, राइट। डाउनलोड करने के बाद कुछ नहीं करना है, बहुत ही बेसिक इंस्टॉलेशन है, आप जस्ट डबल क्लिक करते जाओ और इंस्टॉलेशन आपका हो जाएगा, राइट। इंस्टॉलेशन होने के बाद खास करके अगर आप विंडोज सिस्टम पे हो तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और वो प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे ही आप विंडो पे चलाओगे, कैसे, जैसे मैं मैक पे चला रहा हूं तो मैं क्या ओपन कर रहा हूँ, टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, ये जो आपके सामने बार बार मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये क्या टर्मिनल, विंडोज में क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट,
राइट। तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना चलाने के लिए, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद पहले ये देखना है कि वेदर जो आपने जेडीके इंस्टॉल किया वो प्रॉपर इंस्टॉल हो गया या नहीं। और वो कैसे चेक करोगे, जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा आपका इस तरीके से विंडोज पे, तो फिर आपको यहाँ पे एक चीज टाइप करने की रिक्वायरमेंट है, वो है, पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूं कंसोल को। आप एक चीज आते ही टाइप करना जावा सी और एंटर करना। देखो मैं यहाँ पे जावा से एंटर कर रहा हूं तो कुछ आएगा, आपके भी ऐसा आएगा। अगर ऐसा कुछ आ जाए, पूरा जावा की ये इंफॉर्मेशन आ जाए, ये सब कुछ, तो इसका मतलब आपका प्रॉपर जेडीके क्या हो चुका है, इंस्टॉल। लेकिन अगर आप विंडोज सिस्टम पे इंस्टॉल करने के बाद ऐसा करोगे, ऐसा आएगा नहीं एक्चुअली। पहले एक्चुअल में आएगी आपके पास एक एरर, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, राइट। इस तरीके से कुछ आने वाला है। रीजन ये है कि इंस्टॉल तो आपने कर दिया, लेकिन क्या सेट नहीं किया, पाथ सेट नहीं किया, राइट। तो आपको पाथ सेट करना पड़ेगा। देखो मेरे पास अभी मैक सिस्टम है, तो मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पे करके नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वो स्टेप फॉलो करना, तो मे भी आपसे हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर मैं आपको हेल्पलाइन नंबर भी बताऊंगा, वहां से वो आपको गाइड कर देंगे। बट बाकी आपको कुछ ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। विंडोज सिस्टम पे इंस्टॉल करने के बाद एक्चुअल में आप उसको खोलना जहां पे आपका इंस्टॉल हुआ। देखो आप अगर कुछ नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये सी प्रोग्राम फाइल्स और उसके अंदर जेडीके, उसके अंदर जावा, इस तरीके से होगा, राइट। तो खोलते जाना, लास्ट में एक दिखेगा आपको बिन फोल्डर, राइट। तो बिन फोल्डर पे क्लिक करना, तो बस बिन फोल्डर में जाके ऊपर से ये पाथ कॉपी कर देना, जो भी आपका पाथ है, सी प्रोग्राम फाइल जेडीके बिन, राइट। तो ऑब्वियसली ये बिन तक जाके फिर आप ये पाथ को कॉपी कर देना। ये पाथ कॉपी करके आपको कहां पे पेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है, आप एक्चुअल में माई कंप्यूटर खोलना आपका, वहां पे राइट क्लिक करना, तो नीचे आपका प्रॉपर्टीज करके ऑप्शन आ रहा होगा, राइट क्लिक करोगे, नीचे प्रॉपर्टीज करके ऑप्शन आएगा। जैसे ही प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे, फाइन, तो नीचे आपको एक इन्वायरमेंट वेरिएबल करके ऑप्शन आ रहा होगा, राइट। इन्वायरमेंट वेरिएबल, फाइन। अब जैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करोगे, वहां पे आपको नीचे दिखेगा सिस्टम वेरिएबल, एक सिस्टम वेरिएबल दिखेगा, यूजर वेरिएबल दिखेगा, राइट। वहां पे एक आपको पाथ करके दिखेगा, उसको आप क्लिक करना, वो ओपन हो जाएगा। उसमें जो भी आपने कॉपी किया ना, वो पेस्ट कर देना और वापस से इसको सेव कर देना। उसके बाद आप एक बार कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज करके वापस ओपन करोगे, और फिर अगर आप टाइप करोगे जावा सी, तो ऑटोमेटिक आपको वही दिखने लग जाएगा। और उसके बाद तो प्रोग्राम कैसे चलाना वो आपको पता। उसके बाद तो जो भी आपको काम करना वो किसमें करना है, फाइल में, उसको किससे सेव करोगे, .java से, और जहां भी इस फाइल को रखना है वहां पे रखना। तो फिर सबसे पहले देखो आपको ये करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेट्स से मान लो आपने जो भी .java फाइल बनाई वो कहां पे रखी, अपने डेस्कटॉप पे रखी, राइट। तो ऑब्जर्व करो, जो भी आपने .java फाइल बनाया अगर वो डेस्कटॉप पे रखी है, तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे ना, जैसे मैं वापस से टर्मिनल खोल रहा हूं, देखो, तो आप वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे, मैं यहाँ पे टर्मिनल खोल रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे ऑब्जर्व हियर, देखो ऐसे कुछ आएगा। बाय डिफॉल्ट जो आपकी डायरेक्टरी होगी वो आने वाली है, तो पहले आपको वहां पे पहुंचना पड़ेगा जहां पे आपकी फाइल पड़ी है। तो जैसे आपकी फाइल आपने कहां पे सेव की है, डेस्कटॉप पे, तो फिर पहले सीडी, और उसके बाद जो भी आपकी फाइल जहां पे पड़ी है, डेस्कटॉप पे पड़ी, मैं डेस्कटॉप पे पहुंच गया यहाँ से, राइट। अब आपको कंपाइल और रन जो भी कर सकते हो। तो अब तो आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है, कंपाइल करना, तो जावा सी, और फाइल का नाम आपको पता है, तो दिस इज द फाइल नेम, फाइन। और उसके बाद आपको रन करना है, तो फिर जावा, और यहाँ पे जो भी आपकी क्लास का नाम है, राइट। तो क्लास का नाम अपने केस में क्या था, स्टूडेंट, तो फिर आपको इस तरीके से रिजल्ट दिख जाएगा। तो एक बार ट्राई करना। बाकी इंस्ट्रक्शंस आपको वैसे मैं बोल दूंगा एग्जीक्यूटिव से, वो ग्रुप में भी पोस्ट कर देंगे कि अगर आपको ये पाथ कैसे सेट करना है इनकेस, क्योंकि अभी मेरे पास अगर विंडोज सिस्टम होता मैं आपको एग्जैक्टली बता देता, बट अदरवाइज ये पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन आपको ग्रुप में पोस्ट हो जाएंगे, तो वहां से आप ये पाथ सेट कर सकते हो। पहले डाउनलोड करना आप इसको, और उसके बाद यहाँ से इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद पाथ सेट करने के लिए मैंने ये बताया, ट्राई करना, अगर हो जाए तो ठीक है, और नहीं तो फिर इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, उनको फॉलो कर लेना, राइट। अदरवाइज फिर भी नहीं होता, पर कल के सेशन में मैं विंडोज सिस्टम के साथ आपको बता दूंगा क्या कुछ करने की रिक्वायरमेंट, राइट। बाकी मैक में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, आप इंस्टॉल करोगे तो आपको सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, वहां पे आपको अलग से जाके सेट करना पड़ेगा, राइट। ओके, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यस, तो ये प्रॉपर आप पाथ सेट करना, ताकि जितने भी अभी तक अपन ने प्रोग्राम किए हैं वो प्रोग्राम आप एक बार चला के देख सकते हो, क्योंकि अभी आपको सिंटेक्स के साथ आइडिया होगी, अब जितने चलाओगे उतना आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाएगा कि हाँ ऑब्वियसली आप कोड कर सकते हो, सिंटेक्स एरर नहीं आ रही है, ऑल दिस स्टफ, फाइन। ओके, चलो, तो ये स्टेप फॉलो करना, किस तरीके से क्या कुछ इंस्टॉल डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट है। तो पहले यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी अपन ने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, अगेन मैं उसी डायग्राम के साथ वापस जा रहा हूँ। अगेन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको इंटरव्यू रूम में पूछा जाए कंपाइल क्या होता है, तो जावा की सोर्स फाइल हमेशा कंपाइल होती है, सोर्स फाइल मतलब .java फाइल। और अगर पूछा जाए कि रन क्या होता है, तो हमेशा क्या रन होती है, सोर्स फाइल नहीं, कौन सी फाइल रन होती है, क्लास फाइल। और क्लास फाइल कौन क्रिएट करने वाला है, तो कौन क्रिएट करने वाला, आपका कंपाइलर क्रिएट करने वाला। कब क्रिएट करेगा क्लास फाइल को,
आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशन, राइट। इवन देखो मैं आपको खोल के बताऊं, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा कि ये जो डॉट क्लास फाइल इसने बनाई है ना कंपाइलर ने, उसमें क्या है, तो अगर मैं इसको खोल के बताऊं ना तो आप इसको रीड नहीं कर पाओगे, आप इसको नहीं समझ पाओगे, इसको आपका जेवीएम समझ सकता है। देखो मैं जैसे इवन इसको यहाँ पे अगर कुछ ऑप्शन अवेलेबल है तो मैं खोल के बताता हूँ आपको, अगर किसी एडिटर के साथ खोल सकती है वैसे तो, चलो टेक्स्ट एडिट के साथ ही खोलते हैं अपन, टेक्स्ट दिखाता हूं मैं आपको उसका कि एक्चुअली स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल में क्या कोड है। तो आप यहाँ पे देखोगे आपने जो कोड लिखा था ना वो एक्चुअल में कंपाइलर ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, ऐसा कुछ। तो अब ये पढ़ के आपको समझ नहीं आ रहा क्या है, राइट, लेकिन आपका जेवीएम इसको समझ लेगा और इसको चला देगा, राइट। इवन मैं आपको इस पे आपको फर्दर एक एक चीज बताऊंगा कि ये क्या होता है। तो देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो इसने लिख रखा है ना, मैं जैसे देखो अगर मैंने कुछ हटा दिया, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे ये आगे से कुछ हटा दिया, फाइन, और मैंने इसको सेव कर दिया। देखो अगर मैं इसको चलाने की ट्राई करूं तो डेफिनेटली जो आपका जेवीएम इसको चलाएगा ना वो आपको एक्सेप्शन देगा, एरर देगा, राइट, बाइट कोड वेरीफायर इस तरीके से। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है आपको, क्लास फॉर्मेट एरर, इनकम्पेटिबल मैजिक वैल्यू, राइट। तो ये मैजिक नंबर क्या होता है, एक्चुअली इस डॉट क्लास फाइल में क्या स्टोर होता है, कैसे आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, और तो ये चीजें आपको फ्रेशर लेवल पे देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट देन जब मैं आपको जेवीएम की इंटरनल स्टडी बताऊंगा तो वहां पे अपन इन चीजों को डिस्कस करेंगे कि डॉट क्लास फाइल क्या होती है, क्या कुछ आप इस पे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये एक्चुअली आपका जेवीएम समझ सकता है, आप इसको अभी नहीं समझ सकते, राइट। तो दैट्स अ सीन किस तरीके चलता है, पॉइंट आप लिख लो, यहाँ पे मेंशन कर लो पहले, लिखिए यहां से point of first, as a programmer we write code, as a programmer we write java code, as a programmer we write java code in okay, as a programmer we write java code in .java file, as a programmer we write java code in .java file. Next, second point, Java compiler compile .java file, Java compiler compile .java file, and if compilation is successful, then Java compiler will generate, if compilation is successful, then Java compiler will generate dot class file, Java compiler will generate dot class file corresponding to all the classes, dot class file corresponding to all the classes available, in that dot Java file, corresponding to all the classes available in that dot Java file. Java compiler compile dot Java file, and if compilation is successful, then Java compiler will generate dot class file corresponding to all the classes available in that dot Java file. फाइन, नंबर थर्ड पॉइंट में यहाँ पे मेंशन करूं, JVM execute Java program, JVM execute Java class, JVM execute Java program, and JVM need dot class file, and JVM need dot class file while executing, JVM need dot class file while executing that corresponding class, JVM execute Java program and JVM need dot class file while executing that corresponding class. फाइन, तो आपका जावा कंपाइलर जो है वो डॉट जावा फाइल कंपाइल करता है, और अगर सक्सेसफुल है तो फिर इसकी डॉट क्लासेस फाइल जनरेट करता है।
और जो आपका JVM है उसको आपकी डॉट क्लासेस फाइल चाहिए। फाइन, ओके, नेक्स्ट देन ओके, यहाँ से ये आप आई थिंक ये इसको इस फॉर्मेट में लिख लो। लेट्स से मैं वापस से लिखता हूँ इसको, इस फॉर्मेट में लिख लो ताकि आपको ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट याद नहीं करना पड़ेगा, आप इसको डायग्रामेटिकली देख सकते हो। ये लेट्स से डॉट जावा फाइल है जहाँ पे आपने कुछ भी कोड कर रखा है। लेट्स सपोज यहाँ पे आपने कुछ कोड लिख रखा है, लेट्स से क्लास स्टूडेंट ऐसा कुछ भी, राइट, और ये डॉट डॉट कुछ कोड आपने लिख रखा है सपोज। तो जैसे ही आप ये कंपाइल करोगे, आप कंपाइल करोगे यहाँ पे, इसको कंपाइल करोगे तो जैसे आप कंपाइल करोगे यहाँ पे एक डॉट क्लास फाइल आपके लिए जनरेट होगी, दैट इज स्टूडेंट डॉट क्लास। अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुल है तो उसके बाद आप इस को एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। और एग्जीक्यूट कौन करेगा? आपका JVM, राइट, और कंपाइल कौन करेगा? आपका जावा कंपाइलर, राइट। तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे एक्चुअली सबसे पहले डॉट जावा फाइल होने वाली जिसमें आप एज ए प्रोग्रामर कोड लिखने वाले हो, और उसके बाद आप उसको कंपाइल करोगे एंड देन आप उसको एग्जीक्यूट करने की रिक्वायरमेंट है। फाइन, तो अब आप ये इंस्टॉलेशन और ये ट्राई करना, तो डेफिनेटली उसके बाद आप कोड को चला के देख सकते हो। इनकेस कुछ इशू आता है, ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ, अगर इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी आपको कुछ इशू आता है, आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, या फिर ग्रुप में आपको वैसे इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, उसको आप फॉलो कर लेना, राइट। तो कुछ भी इशू आपको, वैसे जितने भी पहले सेशन हुए 4-5 दिन के, अगर आपका कोई मिस हो गया और रिकॉर्डिंग, तो फिर आप कुछ भी किसी भी रिगार्डिंग इशू आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, अपन मेन मेथड के रिगार्डिंग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको थोड़ा कंपाइलर और JVM के बारे में बताया, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी अभी एक्चुअली जब हम बात करेंगे मेन मेथड की। तो रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों मैंने पहले इसको एक्सप्लेन किया है, हर एक चीज एक दूसरे से लिंक है। क्योंकि देखो, ऑब्जर्व करना, ये जैसे मान लो मैं चला रहा हूँ, राइट, ये बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है जहां पे अपन ने क्या किया, खाली एक क्लास लिखी और इसके अंदर क्या है, अपने पास एक मेन मेथड है, और अगर आप इसको चलाओगे तो आउटपुट क्या आने वाला है, CSD आने वाला, कोई डाउट है नहीं इसमें मेरे को, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो अगर इसको चलाते हैं अपन, यहाँ पे अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ जावा सी, जो भी है टेस्ट डॉट जावा, और यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करता हूँ जावा स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, CSD। बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको यहाँ पे चीज क्या बताना चाह रहा हूँ, उससे पहले किसी को कुछ डाउट था आई थिंक यहाँ पे, जिस नेम से क्लास बनाते हैं उसी नाम से सेव करते हैं ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं, मैं आपको बोल चुका हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, क्लास का नाम क्या अपना, स्टूडेंट, और नाम किस नाम से सेव कर रखा अपन ने, टेस्ट डॉट जावा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो क्लास का नाम हो उसी नाम से आपको सेव करना है, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर ऑब्वियसली एक जावा प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लास भी हो ही सकती है। जब अपन ने स्टैटिक वेरिएबल वाला एग्जांपल दिया था कि बार वाली क्लास से कैसे एक्सेस करोगे, तो मैंने एक ही प्रोग्राम में कितनी क्लास बनाई थी, 2 क्लास हो सकती है ऑब्वियसली। ये देखो, जैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं, सपोज जैसे मैंने एक क्लास बनाई, कौन सी क्लास, स्टूडेंट 1। तो देखो एक ही जावा प्रोग्राम में कितनी क्लास है, 2 क्लास है, एक आपके स्टूडेंट क्लास है, एक कौन सी क्लास है आपकी, स्टूडेंट 1। फाइन, तो यहाँ पे देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्रोग्राम का नाम क्लास के नाम के सेम ही रखना पड़ेगा। ऐसा होता तो अब क्या नाम रखोगे आप प्रोग्राम का, क्योंकि अब तो 2 क्लास है, एक का नाम क्या है स्टूडेंट, एक का नाम क्या है स्टूडेंट 1, तो फिर तो आप प्रोग्राम का नाम रख ही नहीं पाओगे। तो प्रोग्राम के नाम और क्लास के नाम के बीच में कोई कनेक्शन होता नहीं है, क्योंकि जनरली आपने आज तक, हो सकता है पहले अगर आपने कोड कर रखा हो तो आपने ऐसा देखा होगा, राइट, आपने इस तरीके से देखा होगा कि एक्चुअली हमेशा, अब इवन अपन भी करते तो मैं ऐसे ही करता था, जावा टेस्ट डॉट जावा, और फिर क्या लिखता था मैं, जावा टेस्ट। तो आपको लगा होगा कि दोनों नाम सेम होने चाहिए, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रोग्राम का नाम कुछ भी हो सकता है, क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, बट इसमें एक पॉइंट है जो अपन पढ़ेंगे जब अपन एक मॉडिफायर को डिस्कस करेंगे, कौन सा, पब्लिक मॉडिफायर। अगर कोई क्लास पब्लिक होती तो फिर कंपलसरी उसका नाम और प्रोग्राम का नाम क्या होना पड़ेगा, सेम। अब अभी आपको ये नहीं पता कि क्लास पब्लिक होने से क्या होता है नॉल, तो अभी अपना ये डिस्कशन पॉइंट नहीं है, ये पढ़ेंगे जब हम पब्लिक मॉडिफायर के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप प्रोग्राम का नाम कुछ भी रख सकते हो, क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो। आप तो मेरे को देखो एक चीज बताना यहाँ पे, जैसे मान लो सपोज करो मान लो यहाँ पे मेरे को इज देयर एनी प्रॉब्लम, ऑनलाइन में किसी को इश्यू हो रहा है, शो इज इट फाइन नाउ, या अभी भी आपको इश्यू हो रहा है?
ओके फाइन देन। देखो यहाँ पे मेरे को एक बात बताना, यहाँ पे जैसे इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया, अभी एक बार अपन डेस्कटॉप पे देखते हैं। देखो डेस्कटॉप पे अगर जाके देखोगे आपके स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल पड़ी, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, राइट, आराम से देखना। अभी जैसे अगर डेस्कटॉप पे चाहो तो फाइल काउंट कर लो, टोटल फाइल कितनी है 3, 3, 6, 9 और 10, राइट। एक काम करते हैं, अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूं और अगर ये सक्सेसफुल कंपाइल हो जाता है, आप मेरे को बताओ कितनी डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी? 2, क्योंकि इस प्रोग्राम में कितनी क्लास है? 2 क्लास। जितनी क्लास होगी उतनी डॉट क्लास फाइल जनरेट होने वाली, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, लेट्स से अगर मैं इसको कंपाइल करूं यहाँ पे जावा सी टेस्ट डॉट जावा, कंपाइलेशन अगर फाइन होता है डेफिनेटली आपके डेस्कटॉप पे 2 डॉट क्लास फाइल आपको दिखेगी। अगर आप जाके देखोगे, एक तो स्टूडेंट डॉट क्लास और दूसरी कौन सी है? स्टूडेंट 1 डॉट क्लास। तो एक प्रोग्राम के अंदर जितनी क्लास है कंपाइल होने के बाद सारी क्लास के करस्पॉन्डिंग क्या जनरेट होता है? डॉट क्लास फाइल। इनका रोल क्या है? सबकी डॉट क्लास फाइल क्यों जनरेट होती है वो अपन थोड़ी देर में देखेंगे, जैसे अपन मेन मेथड पढ़ेंगे, राइट। अभी फिलहाल देखो मैं आपको एक चीज बता रहा था, वो ये कि देखो जैसे आराम से देखना, ये मेन मेथड का सिंटेक्स है जो अभी तक अपन ने देखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट। मान लो मैंने एक बार के लिए स्टैटिक हटा दिया यहां से, देखो मैं कंपाइल करने की ट्राई करता हूं, राइट। एक बार अपन कंपाइल करते हैं इसको, देखो आप कंपाइल करोगे तो आपको पता चलेगा कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, इसने क्या कर दिया? कंपाइल कर दिया। बट एक बार आप रन करने की ट्राई करो, एक बार आप रन करने की ट्राई करोगे ना अगर इसको, तो जेवीएम आपको जरूर एरर देगा। रन करते टाइम ये जरूर आपको एरर देने वाला है। ये क्या बोल रहा है? मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट जो मेन मेथड के लिए है वो ये है कि मेन मेथड जो है आपकी, वो कंपाइलर के लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं है, लेकिन वो किसके लिए स्पेशल मेथड है? जेवीएम के लिए। तो मेन मेथड में अगर कुछ आप इधर उधर करोगे तो किसकी साइड से अपने को एरर मिल सकती है? जेवीएम की साइड से एरर मिल सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिंटेक्स जो है वो बहुत ज्यादा फिक्स है और आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने स्टैटिक हटाया तो जेवीएम ने मेरे को क्या दी? एरर। बट ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो अगर आपको इंटरनल फ्लो पता हो कि इंटरनली कैसे चलता है। जैसे देखो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, अभी खाली मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी कुछ अपन डिस्कस करना स्टार्ट नहीं कर रहे मेन मेथड पे। जैसे मान लो मैंने ये लिखा, फाइन। अब देखो ऑब्जर्व करना, अभी देखो कोई इशू नहीं है, प्रॉपर चलेगा, ये प्रॉपर चलेगा। क्या आउटपुट आना चाहिए था? सीएसटी, अभी भी क्या आ रहा है? सीएसटी। तो देखो एक चेंज तो मैंने कर दिया कि आपने अभी तक पब्लिक स्टैटिक देखा होगा, आप स्टैटिक पब्लिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्चुअली आपको ये समझना पड़ेगा इसका मतलब क्या है। और अगर आप ये समझते हो इसका मतलब क्या, तो आपको पता चलेगा आगे पीछे लिखने से कुछ होने वाला है, राइट। तो चलो मेन मेथड में डिस्कशन अपन अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। रीजन इज क्योंकि अभी अपने पास 10-15 मिनट ही है और उसमें अपना डिस्कशन खत्म होगा नहीं। अगर इसको एक ही फ्लो में लेंगे तो कल का पूरा सेशन अपन डेडिकेट करते हैं इसके लिए, मेन मेथड के लिए, जहां पे अपन एक एक पॉइंट इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। सो दैट एक ही फ्लो में अपन देखेंगे सारे पॉइंट्स, किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, किस तरीके से आपको आंसर करना। कल के सेशन के बाद एक्चुअली मेन मेथड आपको एक्चुअल पता चलेगा क्या होता है, कहां से फ्लो आता है, किस तरीके से चलता है, जिसके बाद किसी भी लेवल पे कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, राइट। तो दैट्स अ सीन। मिलते हैं कल। फिलहाल 11:30 से अपन मिलेंगे पाइथन के लिए। इनकेस अगर आप पाइथन भी ले रहे हो तो आप वेट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। फिलहाल आज आप इंस्टॉल करिए, इसको डाउनलोड करिए, प्रॉपर जो भी पाथ सेट करना वो करिए और चीजों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। इनकेस कुछ प्रॉब्लम फेस करते हो आपके पास ऑलरेडी नंबर है, अदरवाइज अगर ज्यादा स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करेंगे अपन कल के सेशन में मैं आपको विंडो मशीन में बता दूंगा कैसे पाथ सेट करना है, राइट। ओके, इनकेस कुछ डाउट है तो लेट मी नो, अदरवाइज दैट्स ऑल। ओके गाइस, थैंक यू सो